अमेरिकन कंपनी थी तो अमेरिकन कंपनी पहले क्रियो प्रेफर करती थी, लेकिन क्रियो के बाद भी अमेरिकन ही कंपनी का ऑटोडेस्क का इन्वेंटर आ गया। इन्वेंटर और फ्यूजन 360 दोनों आ गए। तो कुछ अब लेटेस्ट मार्केट जो कि यानी कंसेप्ट मॉडलिंग कर रही है, 3D प्रिंटिंग कर रही है, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह बना रही है, नई इनोवेटिव कोई चीज़ बनाना चाह रही है, तो वो फ्यूजन 360 पे कर रहे हैं काम, या इन्वेंटर पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केट अभी बहुत छोटी है सॉलिडवर्क्स के सामने, बहुत ज़्यादा ही छोटी है। और अगर फ्रीलांस की बात करें, फ्रीलांस की अगर बात की जाए तो फिर सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट सॉलिडवर्क्स की है, क्योंकि ये मेरी अपनी रिसर्च है। मैं भी अपवर्क वगैरह पे, फाइवर वगैरह पे काम करता हूँ, तो हमें भी पता होना चाहिए कि भाई ज़्यादा डिमांड किसकी है, तो हम वही सॉफ्टवेयर सीखें। बिल्कुल। अब लेकिन डिमांड ज़्यादा है सॉलिडवर्क्स की, लेकिन कंपटीशन भी उसी में ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सॉलिडवर्क्स आता है। नहीं, लेकिन मैंने देखा इस कंपटीशन कम है फ्रीलांसिंग में। अच्छा, आपने आपकी एक होगा ओपिनियन तो आपकी भी। जैसा पिक्स वगैरह चेक करें उसमें कंपटीशन बाकी चीज़ों के मुकाबले कम है। अच्छा, वैसे बाकी चीज़ों से कंपेयर करेंगे, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर से कंपेयर करेंगे ना, क्रियो, हाँ। एलेक्स, यूजी, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस तरीके की रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च जैसे अगर आप मास्टर्स वगैरह करें तो आपने रिसर्च का भी एक सब्जेक्ट होता है, रिसर्च करें कैसे, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि भाई क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव वगैरह किस तरीके से करेंगे। सर एक ऑनलाइन स्टूडेंट आया वकास, अच्छा, एक वॉइस और जा ज्वाइन रही है करेंगे उनको? रफाकत, हाँ मैंने वहाँ से इन करा दिया। ठीक है, मुझे उनकी आएगी आवाज़। हाँ उनको बात करेंगे तो आएगी। वकास आपको आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर हुआ हुआ है। हाँ इसकी मैंने शेयर कर दी, ये बात करेंगे तो भी होगा। माइक तो ऑन करने, लेकिन मैं वहाँ से इनको गाइड कर देता हूँ। सही। इनको तो मेरी जा रही है ना जी आवाज़? जी आपकी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी जा रही है, आप उसको चाहे तो सॉफ्टवेयर लेकर आ जाए स्क्रीन को। सही, वो तो हम तुझे पहले इंट्रोडक्शन दे दें। तो ये रहता है कि जैसे फाइवर है और एक अपवर्क है, दो प्लेटफॉर्म है, लेकिन फाइवर के ऊपर लोग अपने गिग्स लगाते हैं। तो अगर हम कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कितना काम अवेलेबल है, हमें ये पता चलेगा कितने लोग करने वाले अवेलेबल है। नंबर ऑफ सर्चेज है, 3000 सर्चेज आ रहे हैं, सॉलिडवर्क्स लिखा 3000 एड्स आ रहे हैं, 3000 ऑर्डर लोग। से पता चल जाता है ना ऑर्डर्स कितने आए हैं वेंडर्स के। वो तो आप इंडिविजुअल देखते रहे, लेकिन आपको ये हाँ। पता चल रहा है कि 3000 लोग हाँ। सॉलिडवर्क्स पे काम करने वाले बैठे हुए हैं ऑलरेडी मार्केट हाँ। में। अब आप सॉलिडवर्क्स का ऐड लगा दो तो आपका पेज, आपकी गिग जा रही होगी चौथे पाँचवें पेज पर, तो यानी कंपटीशन का आप अभी पीछे बैठे हुए, लेकिन काम भी इसमें ज़्यादा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट इसके इस डोमेन से हट के अगर हम जॉब्स की बात करें, यूरोप में आप जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी जॉब मैंने आज तक नहीं देखी। ऑलमोस्ट 99% ऐसी जॉब्स हैं, अगर आप लिखते हैं डिज़ाइन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, यूरोप में, जर्मनी में, यूके में, तो एंड में लिखा होगा मस्ट हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ सॉलिडवर्क्स स्लैश क्रियो स्लैश सीमेंस। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि सॉलिडवर्क्स ना लिखा हुआ हो। हाँ। तो यानी कि ये बहुत अच्छी स्किल है सीखने के लिए, कि स्टार्ट हम सॉलिडवर्क्स से ही कर लें। जैसे क्रियो सीखें, क्रियो आधी से ज़्यादा जगहों पे काम ही नहीं आ रहा हो, सीमेंस आधी से ज़्यादा जगहों पे काम नहीं आ रहा हो, तो इसलिए विन विन अच्छी सिचुएशन है। सॉलिडवर्क्स की अभी भी ट्रेंडिंग जा रही है, मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ पाकिस्तान की मार्केट करें तो टोयोटा की गाड़ियाँ सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन होती हैं, सॉलिडवर्क्स यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिडवर्क्स। और दूसरी उसकी अच्छी बात है कैटिया, एयरबस इंडस्ट्री जो है जर्मनी की, अपनी जर्मनी और यूके का जो मर्जर है, एयरबस जो जहाज़ बनाती है, वो भी कैटिया यूज़ करती है। कैटिया डिसॉल्ट सिस्टम ने ही सॉलिडवर्क्स बनाया, डिसॉल्ट सिस्टम ने ही कैटिया बनाया। सॉलिडवर्क्स और कैटिया का आपस में फाइल एक दूसरे में चल जाती है। कैटिया बनाने का मकसद ये था कि क्लाउड पे बहुत सारे डिज़ाइनर एक साथ डिज़ाइन कर लें चीज़, क्योंकि असेंबली अगर देखें एयरबस की, कैटेगरी और सॉलिडवर्क्स क्या है, दोनों सेम सॉफ्टवेयर में। सेम, थोड़े सिमिलर हैं। वो क्लाउड बेस्ड है, ये इंडिविजुअल बेस्ड है, इंडिविजुअल पीसी में डाउनलोड होकर ही उसमें बहुत चलेगा। सारे लोग एक साथ और काम उससे कर बहुत सकते सारे लोग इस वक्त डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि कभी या तो बिल्डिंग देखें या तो एयरबस की बात करें, तो हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा पूरी एयरबस डिज़ाइन कर दे, हाँ सही बात है। या एक बंदा अपने कंप्यूटर में लोड करेगा 16 GB रैम में, तो एक एयरबस का मॉडल जिसमें 4000 कंपोनेंट है वो कंप्यूटर ही क्रैश हो जाएगा। हाँ सही बहुत बात सारी टीम ने एक साथ काम करना है, इसलिए वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कैटिया। तो सॉलिडवर्क्स की जो सॉलिडवर्क्स में भी अब तो ऐसे आ रहा है डीडीएम करके, डिज़ाइन डाटा मैनेजमेंट, कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, जैसे अभी जॉब वगैरह आ रही होती है यूरोप की, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, एक ही सर्वर पे कोई सर्वर पे डिज़ाइन कर रहा है, कोई क्रियो पे डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन वो जाके उसी कंपोनेंट में पार्ट फिक्स हो रहा है, क्योंकि वो चेंजेबल पार्ट्स हैं। ये फाइल्स कॉपी हो जाती है ना सॉलिडवर्क्स से, ऑटोकैड में भी चल जाती है सॉलिडवर्क्स ऑटोकैड। ऑटोकैड की जो सबसे बड़ी मार्केट है, ऑटोकैड पे आपने थोड़ा बहुत ऑटोकैड वगैरह सॉलिडवर्क्स चलाया है? मैंने सॉलिडवर्क्स अच्छा खासा चलाया है, ऑटोकैड ये कि बस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स था बेसिक वही करा था। अच्छा, ऑटोकैड मेजरली यूज़ होता है स्केचिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, जिसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं बेसिकली। क्योंकि हमने अगर एक मॉडल बना दिया, जैसे ये तो खैर प्लास्टिक का है, अगर हम मेटल की बात करें, अगर ये मेटल का होता है तो जो प्लास्टिक का भी अगर मैंने मॉडल बना भी दिया, अब एक बंदा लेथ मशीन पे या मिलिंग मशीन पे खड़े होके
अब वो जा जाके मॉडल घुमा घुमा के नहीं देखेगा कि मुझे कहाँ कट लगाना है, कहाँ ड्रिल करना है। एक कागज़ पूरी की पूरी उस ड्राइंग को एक्सप्लेन कर रहा हो कि कहाँ सारे व्यूज़, यानी कि टॉप व्यू, यानी कि प्लान व्यू, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, कहाँ पे ड्रिल है, ड्रिल की डेप्थ कितनी है, कहाँ से कट लगना है, शैम्फर कहाँ पे है। एक कागज़ का टुकड़ा या 3 कागज़ के टुकड़े, यानी कि अगर असेंबली ड्राइंग है, वो एक्सप्लेन करने आने चाहिए। तो ये मॉडलर बेसिकली जो डिज़ाइनर है, एक मॉडलर है, एक ड्राफ्टर है। कंपनी में सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे चल रहा होता है, एक ड्राफ्टिंग सेक्शन अलग होता है जो उसको दे देते हैं और वो फिर डिटेल ड्राफ्टिंग करता है, डायमेंशनिंग करता है उसके बाद। ये कीबोर्ड का मॉडल बना दिया, अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो वो कीबोर्ड ही दिख रहा होगा, किसी देखने वाले को ये भी नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी बड़ी है। तो अब मैं इस पर जाके लेंथ दूंगा कि ये लेंथ इतनी है, ड्राफ्टिंग उसको कहते हैं, एनोटेशन करूँगा, इसकी हाइट कितनी, थिकनेस कितनी है, ये बटन इस बटन से कितनी दूर है, डायमेंशनिंग करूँगा उसमें जाके, वो ड्राफ्टिंग है। वो सारा काम ऑटोकैड में बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन सॉलिडवर्क्स में भी 2D आता है, आप मॉडल बना के उसकी 2D ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड की भी बड़ी मार्केट अभी भी वहाँ पर है, जैसे सिविल वगैरह में, जहाँ पे आपको चीज़ वगैरह नक्शे बड़े बड़े हैं और दूसरे की ड्राइंग भी ऑटोकैड में, तो मैं सॉलिडवर्क्स में बना के फ़ायदा क्या होगा मुझे। पाइपिंग प्लम्बिंग की ड्राइंग है ऑटोकैड में जा रही है, एक लाइन ही दिखानी है ना, पूरा पाइप दिखाने की ज़रूरत नहीं मॉडल बनाने की, सिर्फ पाइप दिखा दिया, पाइप वाला जाके पाइप खरीद के वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो ज़रूरत ही नहीं है 3D मॉडल की। 3D मॉडल की कहाँ पे ज़रूरत है, या तो हमें ये कैड से कैम बनाना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, मैंने इसको USB में लिया, या मैंने इसको इधर ही इसी कैम सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर भी आते हैं मास्टर कैम, जो कि उस मॉडल के कोऑर्डिनेट जनरेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। वो USB में CNC लेथ पे या CNC मिलिंग मशीन में लगाऊंगा, पीस रखूँगा, वो उसको वैसे ही काट देगी, कटिंग कर देगी, मिलिंग कर देगी, आप जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये फ़ायदा है मॉडल बनाने का। दूसरा, अगर प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक का मैंने मॉडल ये सरफेसेस बना हुआ होगा, क्योंकि इसमें सरफेसेस भी एक, यानी कि इसके अंदर फीचर है। तो ये अगर मैं पूरा मॉडल बना लूँ 3D में, 2D में, तो 2D में खींचूंगा, ऊपर खींचूंगा, फिर बाद में चल रहा है कस्टमर मुझे बोल रहे हैं यहाँ पे भी होल दे दो, इसको थोड़ा सा नीचे दबा दो, उठा दो। तो इससे क्या होता है कि प्लास्टिक में मैं अगर पूरा मॉडल बना लूँगा तो इससे मैं इसका मोल्ड भी बना सकता हूँ, इसकी डाई भी बना सकता हूँ जो कि मेटल की होगी। डाई बिल्डिंग में मैन्युफैक्चर होगी, वो डाई मशीन में लगेगी या मोल्ड, उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग होगी, तो ये प्लास्टिक से ये चीज़ बन के सामने आ जाएगी। तो 3D में इसलिए हम जाते हैं, दुनिया 3D में इसलिए जाती है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, ये जो सॉलिडवर्क्स होता है इसके अंदर पार्ट भी इंपोर्ट्स हो सकते हैं ना, जैसे गूगल से कोई तस्वीर डाल दी, ऐसा भी होता है ना? हाँ, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ग्रैपकैट के नाम से, grapcat.com बने हमारा सॉलिडवर्क्स किसी भी सॉफ्टवेयर आपको वहाँ मॉडल मिल जाएंगे। अच्छा, वो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, मगर Free वो होता है? फ्री होते हैं, कुछ बाय करने पड़ते हैं। लेकिन यही है कि आप जब इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या पता, 2020 में किसी ने बनाया तो 2023 में खुल भी जाएगा, लेकिन हिस्ट्री नहीं आ रही होगी आपको पता ही नहीं कि कैसे बना है। बस वो एक फिक्स सॉफ्टवेयर वो पूरा वो आ रहा होगा कि भाई ये कीबोर्ड है, ये एक पूरी बॉडी है, आपने कैसे काम करना है, ये की गायब करनी है तो आप डिलीट नहीं कर सकते उसके ऊपर से, अब पूरी नई तौर से वर्किंग करनी पड़ेगी। कोई बहुत अच्छा बंदा हो तो शायद पूरा अपना प्रोजेक्ट शेयर कर दे हिस्ट्री के साथ कि कब मैंने यहाँ फिलेट लगाया, कब मैंने यहाँ कट लगाया, तो आप सिर्फ उस कट को सप्रेस कर सकते हैं, वो कट गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज इट इज़ ज्योमेट्री इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो इमेच्योर लेवल तक है, कमर्शियल लेवल पे उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बच्चों के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे उसके ऊपर, छोटे मोटे, पहिया बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है, कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है। किसी भी कमर्शियल इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ तो मॉडलिंग करनी ही पड़ेगी, हाँ सही बात है। वहाँ पे एक नई चीज़ बन रही होगी। तो यहाँ पे भी कमर्शियल चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी, सिर्फ स्टूडेंट के छोटे मोटे प्रोजेक्ट अवेलेबल होंगे। जैसे किसी ने गाड़ी ये डिटेल में बनाई हुई भी है अगर, तो आप डिटेल में खोलेंगे तो हर चीज़ की डिटेल नहीं मिलेगी। पिस्टन 4 है तो आप 5 नहीं कर सकते, वो फिक्स ही रहेगा। अच्छा, सही। फिर लोग अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट शेयर कर देते हैं, सोफ़ा उठा सकते हैं। अब मैं कोई बड़ी चीज़ बना रहा हूँ, मैं सोफ़ा बनाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से उठा के लगा सकता हूँ उसमें, सिर्फ शो करने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये ऑटोकैड में वैसे अवेलेबल होते हैं ब्लॉक्स, कुछ ऑटोकैड ब्लॉक्स करके नाम होता है। जब वो बना रहे होते हैं सॉलिड सिविल वाले, तो वो यानी कि वो हर चीज़ दिखाते हैं ना अपनी ड्राइंगों में, दरवाज़ा वगैरह, खिड़की, बाथरूम की चीज़ें। तो ऑटोकैड ने अपने अंदर थोड़ी सी लाइब्रेरी रखी हुई होती है जिसके अंदर वो ये जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम दिख रही हैं, गमला दिख रहा है, सोफ़ा, ये सोफ़ा है, सोफ़ा दिख रहा है हमें, आप डायरेक्ट डाल दें बस अंदाजे के लिए। वो तो हैवी 2D तो उसमें बहुत आसान होता है। तो ये थी भाई बेसिक कि भाई कैड की, ऑटोकैड की कंपैरिजन वगैरह। और एक मिनट ये देख लूँगी जिस जो ऑनलाइन है उनको भी मेरी आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही। अच्छा, शमीर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसका स्पीकर भी ऑन है या नहीं?
शमीर साहब, आप शिपयार्ड में डिज़ाइनिंग करते हैं? हाँ तो मैं आपने बताया था कि मैं 3 साल तकरीबन मैं ऑटोमोटिव डिज़ाइनिंग करी है। और मेरी स्कॉलरशिप मिल गई थी स्कॉटलैंड में, मैंने मेरा मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट किया। वहाँ वगैरह जॉब भी थोड़ी सी करी है, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया था और थोड़ी फैमिली की प्रॉब्लम थी, मैं वापस आ गया। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काफ़ी काम किए हैं शिपयार्ड के अंदर। शिपयार्ड में मैं रहा हूँ 2 साल एक सबमरीन के प्रोजेक्ट में। उसके बाद फिर अभी मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ रिमोटली, यहाँ से पाकिस्तान से। क्राउन टेक्निकल सिस्टम नाम है उसका, कैलिफोर्निया में है वो कंपनी। तो वो प्योरली सॉलिडवर्क्स का काम है। पीछे से उस कंपनी से लेके अभी तक सॉलिडवर्क्स का एक्सपीरियंस रहा है 8 साल का। अच्छा, वो ऑनलाइन आप करते हो? रिमोट जॉब है जी। तो शीट मेटल, वेल्डमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनिंग, इन सब का ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा इसके अंदर, सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई इस सॉलिडवर्क्स के अंदर, अभी इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कवर अप क्या होंगी। अब मेरे व्हाट्सएप तो यहाँ पे नहीं खुला हुआ, मैं यहाँ से अपना दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मेजर जो टॉपिक्स हैं, शायद इन्होंने भी कोई वेबसाइट खोली थी अपनी, उस पर भी लिखे हुए हैं। अच्छा, PDF में लिखा था। एक चीज़ ये जहन की अच्छी बात है कि आप भी इंजीनियर हैं, मुझे नहीं पता। शमशेर साहब, शमीर साहब से भी बोल देते हैं कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें, जिनके पास उसका माइक ना हो। तो मॉडलिंग में और डिज़ाइनर में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक मॉडलर होता है, जैसे मैं डिप्लोमा कर लिया, मैट्रिक भी कर लिया मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया। मैं सॉफ्टवेयर में गया भाई, मैंने क्या न्यू किया भाई, मैंने पाउंड IPS में पाकिस्तान नहीं चलता है, यहाँ पे हम MMGS कर लेंगे, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड। ये हम इसका स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ही सिर्फ है जो अभी तक इंच में चल रहा है। क्योंकि जब मैं वैल्यू एंटर करूँगा 6, तो ये समझेगा सॉलिडवर्क्स 6 इंच बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 6 mm बोल रहा हूँ। ज़्यादातर दुनिया MM में चलती है, तो ये तो खैर बेसिक्स है। नए वर्जन में ये बीच में भी चेंज हो जाता है, ये 2020 का है तो शुरू में ही पूछ रहा है मुझसे। अच्छा, ये एक मसला है कि मेरे पास जो 2022 है और ये 2020 है, तो फिर नहीं, मैं इनसे बोलूँगा कि 2023 डाल लें, सब 2023 डाल लेंगे, मैं आपको शेयर कर दूँगा क्योंकि जो भी काम होता है नए को होता है एडवांस सॉफ्टवेयर में, जी जी, कोई नया वर्जन होगा इतना कोई इशू नहीं है, सब सेम है। हाँ वो तो सेम बस नए का पुराने में पार्ट ओपन नहीं होगा, हाँ, ये एक इशू। हाँ ये मसला है। मगर एक और भी मसले, अगर नया डाल लेते हैं तो आपका सिस्टम भी फिर हैवी होना चाहिए। फ्रंट प्लेन, ये सॉलिडवर्क्स हमारा लोड हो गया 2020 2023 तक, अभी तक जो मेरे पास डला हुआ है वो सब ऐसे ही है, सेम है, आपको ऐसी शक्ल दिख रही होगी। फीचर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऊपर जो है टैब्स आते हैं, इसको रिबन भी कहते हैं। नॉर्मल दुनिया में इसको वर्ड वगैरह में इसको टैब्स कहते हैं। और मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ तो ये टैब्स, ये इसको टैब्स कह रहा है, ठीक है। ये ऊपर की एक मेन्यू है, इसका यहाँ पिन कर लेते हैं ज़्यादातर लोग। ये एक आपका साइड में चार्ट है, जैसे हिस्ट्री ट्री भी कहते हैं और लोग ट्री भी बोलते हैं खाली। इसके अंदर टूल बार भी ऐड हो सकती हैं, जैसे कि ऑटोकैड में ऐड होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं ब्लॉक्स की। अभी जो साइड में छोटी सी आ रही है ना, ये मैंने इसको पकड़ भी लिया। इसको इसने क्या कहा है इसकी टर्मिनोलॉजी में, ये इसको कह रहा है टूल बार्स। ऑटोकैड में भी इसको टूल बार दिए गए हैं। मैं ऊपर जाके रिबन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टूल बार्स अवेलेबल हैं, वो हम बाद में देखेंगे क्या 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 हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैब्स भी अवेलेबल हैं, कुछ एक्टिवेटेड है कुछ एक्टिवेटेड नहीं है। फीचर स्केच वगैरह ये अभी हम सब देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। नॉर्मली बता रहा हूँ कि ये हमारा व्यू पोर्ट भी कहते हैं इसको, हम यहाँ पे फ्री स्पेस भी कहते हैं, या इसका हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं, यहाँ पे मॉडल लिखता है, या हिस्ट्री ट्री आ रही होती है, जो जो आप कनात करते जाएंगे वो यहाँ दिख रहा होगा। ये अच्छा आपको पूरा दिख भी नहीं रहा है, दिख रहा है क्या थोड़ा सा प्रमोट कर, पूरी नहीं आ रही। अब देख लें। ये जो साइड में है फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री, मैं इसको कह रहा था ट्री कहते हैं इसको। बाकी चीज़ें क्या क्या है हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एज अ मॉडलर की तरह काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले मुझे बताना होगा 3D सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई मैथ्स की इक्वेशन है जिसको बता रही है कि भाई लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन उसकी स्टार्ट XY से स्टार्ट होकर ऊपर सीधी जा रही है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। एक चीज़ होती है फ्री मॉडलिंग, जैसे अगर हम पेंट खोलेंगे ना तो हम उसमें पेंट खोल लिया
ये फ्री मॉडलिंग देते हैं। मैं इसमें बाइंड पकड़ के मैं कुछ भी बना रहा हूँ, कुछ भी किसी भी तरीके से कर रहा हूँ, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है सॉफ्टवेयर। ये तो वहाँ पे होती है, उस पे ग्राफिक design जनरेट कर रहा है, वेक्टर जनरेट नहीं कर रहा, वो बस ग्राफिक जनरेट कर रहा है। मैं इसमें जूम भी करूँगा ना तो वो ग्राफिक फट रही होंगी, हाँ, देखिए, बिल्कुल। क्योंकि ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हाँ। मॉडलिंग हो रही है। बस इस तरीके के हमारे फोटोशॉप भी है। ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग हो रही है, यानी हमें इंजीनियरिंग में हमें कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ता है असली में, वही वो दुनिया में बिल्डिंग का पिलर कितनी दूर होगा, मशीन की लेंथ क्या है। हाँ, खाली मैं इमेजिनेशन के लिए तो नहीं बना रहा हूँ कि बस खूबसूरत दिखना चाहिए, उसको रियल दुनिया में भी आना है। तो इंजीनियर का काम ये है, खूबसूरत तो दिखे वो, लेकिन ड्यूरेबल भी हो। जैसे आपने इंजीनियरिंग पूरी पढ़ी हुई है कि टूटे भी नहीं, फिर हम आके जाके FEA करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस ड्यूरेबल हो चीज़ हो, मैन्युफैक्चर कैसे होगी। ये पीछे की जो नॉलेज है आपको यूनिवर्सिटी ने दी है। अब आपको ये टूल आ जाएगा तो आप मॉडलिंग आ जाएगी तो आप एक डिज़ाइनर बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ तो और अच्छे डिज़ाइनर बन जाएंगे, मतलब डिज़ाइनर बनेंगे। तो टूल आपको खाली मॉडलिंग सिखा रहा है, आपको डिज़ाइन इंजीनियर नहीं बना रहा। यूनिवर्सिटी की तालीम को आप साथ में इसके लगाएंगे तो फिर आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, आप अपने आप को कह सकते हैं। अब मैं एक डिज़ाइनर की तरह काम करता हूँ। मैं वापस वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ था। ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ, मुझे बता रहे हैं, मैं अपने पास कैसे नोट करूँ? मैं देखूँ? नहीं आप याद करें, अगली क्लास में आप अपना एक कंप्यूटर लैब में बैठेंगे तो वहाँ आप चला के देखेंगे। ये तो एक डेमो क्लास है, ठीक है। ये प्लेन है, जैसे मैंने बात करी है, कोई ना कोई रेफरेंस पे चलती है पैरामेट्रिक मॉडलिंग हमेशा। कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता, ये ग्राफिक जनरेट नहीं कर रहा, ये वेक्टर्स जनरेट कर रहा है। अब मैं बताऊंगा भाई 3 एक्सिस प्लेन है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे y और ये x, और ये इस हमारी तरफ जो आ रहा है बाहर, आउट ऑफ स्क्रीन आउट ऑफ पेपर, ये z एक्सिस है। नॉर्मली ये इस तरीके से सेट होता है। मैं कोई सा भी प्लेन पकड़ूंगा, उस पर मैं राइट क्लिक करूँगा फ्रंट प्लेन पे। ज़्यादातर फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल बनाना चाह रहा हूँ, ये टेबल जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, या एक मैं स्टूल सा बनाना चाह रहा हूँ। तो स्टूल अगर सर्कुलर है, सर्कुलर स्टूल है, तो मैं अगर फ्रंट प्लेन से बनाना चाहूँगा तो मुश्किल होगा। मैं टॉप प्लेन से आऊँगा, फिर उससे ऊपर से मैं देख रहा हूँ एक सर्किल बनाऊँगा, नीचे से फिर मैं इसकी 4 रॉड्स निकाल दूँगा। ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये आपको जैसे ही मॉडलिंग थोड़ी सी आगे जाएगी ना, आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मेरे लिए आसान का है। ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ सही है, मेरे लिए ज़्यादा आसान का है, कहाँ से मैं बनाना शुरू करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रंट प्लेन पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक मैंने किया, यहाँ पे बटन आ रहा है स्केच, मैं स्केच का बटन दबाता हूँ। अब बहुत सारे और बटन नज़र आ रहे होंगे, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आती होती हैं IT की, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, जब तक आप खुद से काम नहीं करना शुरू करेंगे, खेलेंगे नहीं उससे ना आएगा ही नहीं, बटन का पता नहीं चलेगा। सही बात। जितना खेलते जाएंगे, काम करते जाएंगे, पता चलता जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये कोर्स ज़्यादातर स्पेसिफिक उससे रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशन रहा है। तो मैं कोई भी मॉडलिंग करूँगा तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई ये मैन्युफैक्चर कैसे होगा, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, भाई क्या मिल गया हमें ये बना के। क्योंकि मैं तो कार्टून भी बना सकता हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा। कार्टून इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसलिए इंजीनियर का क्लास देने में फ़र्क है। और एक मैट्रिक बंदा वो सॉफ्टवेयर सीख ले, वो भी सिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर यूट्यूब में भी जो हम देख रहे होते हैं वीडियो, तो डायरेक्ट बस बता रहे होते हैं क्लिक दिस क्लिक दैट, और ये आपकी चीज़ बन जाएगी। वो बता नहीं रहे कि ये मैन्युफैक्चरिंग का है, किस इंडस्ट्री में यूज़ होगा, इसका क्या फ़ायदा है, 2-4 सॉफ्टवेयर में कंपैरिजन करें तो क्या होगा। तो किसी प्रोफेशनल की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, या आप इंडस्ट्री में बैठे हो तो वो वहाँ पे आपको कोई सिखाने वाला मिल जाए। क्योंकि असल में अनफॉर्चुनेटली टीचिंग ज़रा शोबा ऐसा है कि इसमें ज़रा सैलरी वगैरह कम होती हैं। तो जो प्रोफेशनल होते हैं उनका इंडस्ट्री बिजनेस, वो बड़ा बिजनेस है, वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहा होता है कि लोग टीचिंग में आते ही, जो अच्छे डिज़ाइनर या इंजीनियर थे। हाँ, सही बात। तो मैंने कहा चलो पार्ट टाइम में, पहले मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया था, आज उन्होंने बोला कि चलें कोई स्टूडेंट्स हैं बैच बना दें। मैंने कहा चलो ठीक है। अब देखें मैंने क्या किया था, यहाँ पे दोबारा से क्रॉस करता हूँ, फ्रंट प्लेन लिया है, स्केच कर रहा हूँ। यहाँ पे ये स्केच का टैब है, स्केच का टैब है, तो स्केच के टैब में स्केचिंग होगी, ये ऑटोमेटिकली स्केच के टैब खोल देगा। अगर नहीं भी खोला तो आप क्लिक कर दें। यहाँ सर्कल, लाइन, रेक्टेंगल, ओवल, ये सारी चीज़ें। डायरेक्टली एक रेक्टेंगल बनाने के लिए कि मैं लाइन से भी बना सकता हूँ, रेक्टेंगल से भी बना सकता हूँ। ऑटोकैड में और सॉलिडवर्क्स में थोड़ा सा, सॉलिडवर्क्स में फ़ायदा ये है कि मैं सबसे पहले फ्री लीजिए, मुझे सेंटर्ड वाला रेक्टेंगल बता रहा है कि मुझे यहाँ पे भी 10 तरह के रेक्टेंगल आ रहे हैं। ये रेक्टेंगल ऐसा है कि वो मुझे बोल रहा है कि सेंटर पॉइंट पहले सेलेक्ट करो, बाद में फिर रेक्टेंगल बना दो। ये ऐसा है कि कोई कॉर्नर पहले सेलेक्ट करो, मैंने सेंटर वाला ले लिया। ये इसके हमारा डेटा में, डेटा पे मैंने क्लिक किया, मैं आराम से
रेक्टेंगल बना पा रहा हूँ। अगर ऑटो कैड होता तो मुझे फिर बहुत काफ़ी मुश्किल करनी पड़ रही होती। उसमें ये होता कि मुझे पहले एक लाइन या रेक्टेंगल जब तक नहीं बनता जब तक मैं इसकी डायमेंशन एंटर नहीं करता, मुझे कीबोर्ड से लिखनी पड़ती 3x4 का रेक्टेंगल है। अब मैंने डायरेक्टली बना दिया, बन चुका है रेक्टेंगल। अब मुझे कह रहा है कोई और रेक्टेंगल बनाना है तो बना लो। मैं एस्केप का बटन दबा दूंगा ताकि मैं स्केच से बाहर आ जाऊँ। एस्केप दबा दिया, मैं स्केच की कमांड से बाहर आ गया हूँ, रेक्टेंगल की कमांड से बल्कि बाहर आ गया हूँ, अभी भी स्केचिंग में हूँ। अच्छा, ये एक शॉर्टकट की है, अगर मैं राइट माउस क्लिक करूँगा और ये एक व्हील खुलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें ऊपर चला जाता हूँ तो डायमेंशनिंग पे चला जाएगा एंड डायमेंशन इसको देने के लिए नॉर्मली स्केच की कमांड में यहाँ पे डायमेंशन पड़ी हुई है। कैसे यूज़ कर रहे हो? राइट क्लिक अगर मैं दबा के रखूँगा हाँ। तो ये ऊपर जाऊँगा, हल्का सा माउस करूँगा तो ये व्हील आ जाएगा, यानी कि शॉर्टकट से मैं इस पर जाऊँगा तो ये ले लेगा, साइड में जाऊँगा तो सर्किल ले लेगा, लाइन ले लेगा, ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी काम जल्दी हो जाएगा। मैं अगर अभी स्केप दबाता हूँ ताकि वैसे ही आ गया, रेक्टेंगल मैंने बना दिया था, ऊपर गया स्मार्ट डायमेंशन मुझे देनी है, डायमेंशन दे रहा हूँ, डायमेंशन मेरे हाथ में आ गई। इसको लाइन क्लिक करूँगा, मैं बता रहा हूँ अब कैसी अजीब सी डायमेंशन आ रही है 85.049167। इतनी प्रिसाइजली कोई भी मशीन मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर सकती। 4 डिजिट 5 डिजिट तक जा रहा है तो यानी कि एक अजीब सी डायमेंशन है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर से समझ। तो मैं इसको 85 ही लिख देता हूँ, बेहतर ही है ताकि पूरी 85 हो जाए। अब मैं ऊपर वाली लाइन को भी पकड़ लेता हूँ, 2 डायमेंशन देनी पड़ेंगे, 2D सरफेस है। ऊपर वाली लाइन को भी दे देता हूँ, ये 178 को या मैं 100 कर देता हूँ, एंटर, तो 100/85 का रेक्टेंगल बन गया। और एक और चीज़ ख़ास है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लाइंस ब्लैक हो गई, पहले ब्लू थी। इससे ये फ़ायदा पता चल रहा है हमें कि ये इस वक्त ड्राइंग फुली डिफाइंड है। ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी। हमने दे दी ना। हाँ, अच्छा, डायमेंशन अगर हम दे भी दें, लेकिन एक चीज़ मैं डिलीट करता हूँ, ये वापस लाइन ब्लू हो जाएंगी, जैसे कि ये वाली अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन ब्लू हो गई, डायमेंशन तो अभी भी दी हुई। तो अब क्या हो रहा है कि भाई सॉलिडवर्क्स को ये नहीं पता चल रहा कि 100/85 का रेक्टेंगल तो है, लेकिन एक ड्राइंग में किधर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे मतलब क्या है कि वाला डिलीट कर दें सारे फोन पे, अभी भी ब्लू है, ये देखें ये कहाँ पड़ा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को नहीं पता। तो किसी और चीज़ से जब एक और चीज़ बनाऊंगा तो इसको नहीं पता कि ये डेटा से कितनी दूर है। तो इसलिए तो ये डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये कुछ भी नहीं होगा। फिर आप जब बाद में काम कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सर्किल भी बना दिया, कोई लाइन भी ले ली। अच्छा, मुझे लगता है अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो बाद में जैसे हम एक्सक्लूड करेंगे तो शायद वो पार्ट होगा नहीं एक्सक्लूड। नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी जब मैं इससे ये लाइन बताऊँगा कि ये कितनी दूर है, तो हो सकता है कि वो लाइन ही दूर चली जाए बजाय से कि ये सर्किल दूर जाए। जैसे कि एक मिनट, एक और रेक्टेंगल बनाया था यहाँ पे, एक चीज़ फुली डिफाइंड ही नहीं है अभी, एक सेकेंड, इसको भी डिलीट कर देते हैं। सिर्फ ये मैं दूर लेके गया था डेटम पॉइंट से। एक और रेक्टेंगल में बना देता हूँ, यहाँ पे ये वाला बना देता हूँ, सही है। ये भाई मेरी मेन चीज़ थी, ये मेरे हो सकता है पिलर था, बीच वाला जो था वो मेरा, ये वाला जो था मेरा पिलर था। ये फॉर एग्जांपल मेरा गेट है, मेरा घर का गेट है फॉर एग्जांपल। अब मैंने डायमेंशन देने जा रहा हूँ, गेट की भी डायमेंशन दे दूँगा, गेट की भी डायमेंशन दे दी, 85 है, ये 20 है। अब मुझे ये भी बताना है कि भाई ये इससे कितनी दूर था, ये भी तो बताना है मुझे कि भाई दीवार गेट पिलर से कितनी दूर था। अब मैं डायमेंशन देता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, इसका मैं बोलता हूँ यार ये 100 दूर था, अब वो दूर हो गया, क्या पता मुझे इसको दूर करना था, दूर वो हो गया। तो ये इसलिए किसी एक चीज़ को पहले डिफाइन करते हुए चलेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर हम डिफाइन कर होते तो फिर वो वाला दूर होता। हाँ, वो डिफाइन होता ये दूर हो जाता, वो फिक्स हो जाता मतलब फिर। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लाइनों से रेक्टेंगल बनाते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल मैं समझ रहा हूँ कि यार ये ज़्यादा ही बुरा बन गया, छोटा सा अगर ये यूँ है, दोबारा से लाइन ले रहा हूँ मैं, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है। देखो सॉलिडवर्क्स खुद से स्केचिंग में स्निप भी कर रहा है कोई चीज़, ये देखो येलो लाइन जो आ रही है ना, ये वाली, ये बता रहा है कि अगर मैं यहाँ ला रहा हूँ तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। दोबारा अगर मैं लेके जाता हूँ सीधा, ये मुझे बता रहा है अभी येलो कलर का जो मार्क आया था ना, वो मुझे बता रहा है कि अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी अगर आप खींचें, चाह रहा है वो, बस थोड़ा सा मुझे गाइड कर रहा है। अगर मैं इससे ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि आपको
उस नीचे वाले डॉट के हाँ इक्वलेंट लेंथ इसकी इस पॉइंट की होगी। अगर मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ये डॉट बता रहा है हाँ मुझे, थोड़ा थोड़ा सा मुझे स्निपिंग कर रहा है वो, ठीक है। कि बता सकता है कि अगर मैं माउस लेके करीब जाऊँगा तो थोड़ी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो माउस वहाँ पे अटकेगा, ये बताएगा कि यार आपको यहाँ तक लाइन खींचनी है। हाँ यहाँ पे आगे अलग किस्म का मुझे इसको कहते हैं रिलेशंस। ये मुझे बता रहा है कोइंसिडेंट का शो कर रहा है येलो कलर का कोइंसिडेंट। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ अभी तो डेटम और इसका आखिरी पॉइंट वहाँ पे मैच हो जाएगा। जैसे कि मैं क्लिक कर देता हूँ अभी, अब इससे क्या हुआ, ये पॉइंट हमेशा यहीं रहेगा क्योंकि डेटम तो हम हिला ही नहीं सकते इसका। हाँ अब मैं अगर किसी लाइन को हिलाऊंगा तो वो देखें दूसरा पॉइंट हिल रहा है लेकिन वो नीचे पॉइंट वाला नहीं हिल रहा, क्योंकि वो कॉन्सिडेंट है। सेंटर पॉइंट है इसलिए। अब मैं इसको एक और रिलेशन दे देता हूँ यार, ये भाई लाइन मेरी वर्टिकल है तो ये लाइन वर्टिकल हो गई, बाकी सब हिल गया। अब ये लाइन नहीं हिलेगी बट अभी भी पॉइंट हिल सकते हैं, पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है। अब मैं इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ। शॉर्ट तरीका ये है कि या तो यहाँ तक डायमेंशन ले लें या तो राइट माउस क्लिक करके रखें और ऊपर जाए तो डायमेंशन तब भी आ जाएगी। मैं इसको बताता हूँ कि यार ये 100 है। अब देखें ना लाइन हिल रही है ना पॉइंट हिल रहा है, अब ये नहीं है फुली डिफाइन हो गई लाइन। इस तरीके से हमें डिफाइन करते हुए लेके चलना पड़ता है पूरे स्केच को, ताकि हल्की सी मैं किसी पॉइंट पे क्लिक कर दूँ आगे पीछे में पूरा स्केच मेरा हिल जाए और कुछ ना कुछ हो जाए। तो जब तक ब्लैक ना हो ना आपकी लाइन, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, तो आप आगे एक शूट की तरफ से बिल्कुल ही ना जाए। एक शूट भी कर देंगे ना, पूरी बॉडी क्लिक करूँगा पूरी बॉडी इधर से उधर जा रही होगी, वो फर्स्ट तो यही नहीं पता है वो कहाँ रखी हुई है। अब मैं इस लाइन में भी क्लिक करता हूँ, मैं इसको रिलेशन बताता हूँ यार ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल इसको कर देगा। ये इस पर दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी वर्टिकल है, भले मैं दोबारा क्लिक कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल है। अब देखें ये पॉइंट कंट्रोल दबा के रखता हूँ और ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब मैं इनको बता रहा हूँ यार ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बराबर है, यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे। ये बात नहीं समझा मैं। अब मैं बताता हूँ, करता हूँ तो क्या होगा, जैसे कि थोड़ी सी इसको और लंबा कर दूँ मैं पहले से। अब मैं इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्लिक करके अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा तो पता ही क्या होगा, ये बिल्कुल एक लाइन पे आ जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। ये देखें ये हो गया। अच्छा ये पॉइंट अभी भी डिफाइंड नहीं था, यानी कि ये लाइन ब्लैक थी, ये लाइन आगे पीछे नहीं हो सकती, लेकिन ये पॉइंट अभी भी अनडिफाइंड है, यानी कि इस लाइन की लेंथ नहीं दी हुई थी। तो मैं इसकी लेंथ देता हूँ, वरना ये पॉइंट अभी भी आगे पीछे जा सकता है। ये इसकी मैं लेंथ दे देता हूँ 230 है। अब ये लाइन भी ब्लैक हो गई, लेकिन ये पॉइंट लेंथ देने के बाद भी आगे भी जा सकता है ना, क्योंकि हम इसकी डायमेंशन चेंज करेंगे तो खुद ही हाँ आगे फिर बढ़ेगा। चेंज होगा, यानी कि फ्रीली नहीं मूव हो Freely जाएगा। नहीं होगा हमारे वो तरफ मैं से। डायमेंशन चेंज करूँगा, हाँ, ठीक है, 210 कर समझ दूँगा तो चेंज। हाँ ठीक है। अब वो लिंक्ड है डायमेंशन से, हाँ ठीक है। ये लाइन की लेंथ लिंक्ड हो चुकी है इस डायमेंशन से, इस पे ये रिलेशन लग गया कि वर्टिकल भी है। हो सकता है 210 हो, लेकिन मैं वर्टिकल का रिलेशन डिलीट कर देता हूँ। अगर वर्टिकल का रिलेशन डिलीट कर दिया अभी भी 200 है। अब होगा क्या, अब जब मैं इसको टेढ़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये टेढ़ी में 200 के बराबर रहेगी, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं इसको अभी भी इसकी लेंथ 200 ही है। हाँ ठीक है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लेकिन आपने उसको अनडिफाइन कर दिया। हाँ अब मैं इसका मुझे या तो मैं एंगल दूँ, अनडिफाइन किस तरह किया आपने? मैंने इसका वो वर्टिकल वाला रिलेशन डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z करता हूँ, हाँ। दोबारा कंट्रोल Z किया, ये रिलेशन आ गया। ये जो वर्टिकल बता रहा था ना रिलेशन, हाँ। कि भाई इसको वर्टिकल रखना है 90 पे रखना है, वो चीज़ मैंने डिलीट कर दी, पकड़ लिया डिलीट मार दी। ठीक है। अब ये 210 तब भी है, लेकिन जब मैं नीचे ऊपर करूँगा तो ये 210 इस तरीके से बना देगा सॉफ्टवेयर इसको। सही है तो सही है। इसलिए सारे रिलेशन होने चाहिए, और वो आपको सॉफ्टवेयर खुद बता रहा है कि जब तक स्केच ब्लू है ना तो वो आपका भाई अनडिफाइंड है, मतलब कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है, कोई ना कोई चीज़ मिस है। तो मैं इसको बता देता हूँ वर्टिकल। अब ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को भी बताया हुआ था कि आपस में बराबर है। अब मैं एक और यहाँ से यहाँ तक खींचूँगा, ये भी ब्लैक होगी क्योंकि ये और ये पॉइंट दूर नहीं जा सकते, और मैंने बताया वर्टिकल है तो अब लाइन कहीं और जा ही नहीं सकती। अब सब कुछ ब्लैक है, ये कम्प्लीटली डिफाइंड स्केच है। और इसका डेटा आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे है। पहले जो मैंने ट्रायंगल खींचा था वो बीच में उसका डेटा था, हाँ। अब डेटा मैं साइड पे ले गया, लेकिन बहरहाल ब्लैक हो गया स्केच। तो ये बहुत ज़रूरी है ड्राइंग तो के, मैटर नहीं करता ना। मतलब डेटम के रेफरेंस से वो कहाँ पड़ा हुआ है ये मैटर करता है। अच्छा। चाहे तो मैं डेटम ये कॉन्सिडेंट यहाँ पे हुआ होता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये पूरा स्केच मैं दूर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे भी रख दूँ। आप डेटा में ये रेड पॉइंट को कह रहे हैं ना? हाँ डेटम सेंटर पॉइंट मतलब भी ये है। 0 0 है, एक्स हाँ। वाई जेड का 0 हाँ, 0 है ये। ठीक है ठीक है। मैं ये भी बता सकता हूँ डेटम से ये
वाई एक्स एक्सिस में ये 150 पीछे, अभी भी पूरा ब्लू नहीं हुआ क्योंकि मैंने वाई एक्सिस में नहीं बताया कि कितनी ऊपर है। अब मैं बता रहा हूँ इसको कि 75 ऊपर भी है, अब ब्लैक हो गया, डेटम से ही इतनी दूर है भाई ड्राइव। ताकि मैं जब भी कोई काम करूँ, ये सर्किल मैं बनाने जा रहा हूँ, सर्किल मैंने कैसे लिया, सर्किल में यहाँ जाके सर्किल लूँगा, सर्किल लिया, कोई भी चीज़ है टेबल रखी हुई है, या तो मैं इससे रेफरेंस दूंगा और वही खुद से ब्लू है, अब वो हिला तो ये भी हिल जाएगा, तो इसलिए या तो मैं डेटा में रेफरेंस दूंगा। इससे कैसे रेफरेंस देंगे? अब सर्किल के अंदर दो तरीके की डायमेंशन आती हैं, या तो डायमीटर होगा हाँ या रेडियस होगा। हाँ डायमीटर रेडियस हो, इनमें से कोई एक ही चीज़ डिफाइंड होगी, 100 कर देता हूँ, ये 100 हो गया, लेकिन अभी भी ब्लू है। क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि भाई ये रखा हुआ कहाँ है, ये कहाँ पर है। पता तो उसको है मैं यहाँ रख दूंगा, लेकिन अभी भी फुली डिफाइंड नहीं है नहीं है। कि यार ये इम्प्रैक्टिकल वैल्यू पे रखा हुआ है 85.666। या तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं डेटम से मैच का इसकी हाँ। डायमेंशन बना देंगे। या तो मैं इससे बना दूंगा, तो क्या होगा कि या तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, और फिर मैं आके डायमेंशन यूँ करके देते हैं, डायमेंशन दे दी कि जी ये और ये पॉइंट बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड थे, और दूसरी भी देनी पड़ेगी कि इससे कितनी दूर था, अब 120 दूर था, ठीक है। अभी भी इधर तो जा रहा है क्योंकि इसने पकड़ा नहीं रिलेशन, इसने इसको मुझे एग्जैक्ट करना पड़ेगा इन दो पॉइंट्स को कि वर्टिकल है। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो यार, क्या मुसीबत है, इतनी रिलेशन देते रहो। तो अभी आगे जाके मैं इसकी ऑटोमेटिक तरीका बताता हूँ। अब देखिए सब कुछ ब्लैक हो गया, सारे कुछ डिलीट करते हैं। ये थोड़ी सी नॉलेज थी स्केचिंग के बारे में कि भाई शुरू कर रहे हैं, शुरू में गलत बना दिया, बाद में पूरा मॉडल इधर से उधर हिल रहा है, क्या हो रहा है सर। ये देखें सेंटर रेक्टेंगल इसने खुद ब खुद दिया हुआ है, लाइनों से रेक्टेंगल नहीं बना रहा, रेक्टेंगल दिया हुआ ही है उसने। क्लिक कर रहा हूँ, वो कह रहा है भाई सिर्फ सेंटर मुझे बता दो। सेंटर बताया, ज़रूरी नहीं है वो यहाँ हो सकता है वो यहाँ हो, पर फिर सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दे दूँगा मैं। खैर बहरहाल आसानी के लिए मैंने रेक्टेंगल पकड़ा, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल बना दिया, सीधा गया डायमेंशन में, डायमेंशन दी 400 की, और ये 400 mm है, ये भी याद रहे। हो सकता है कि आप इंच में काम करें तो इंच में बन गया पूरा का पूरा। या नीचे राइट बॉटम पे ना, वैसे एमएम में काम होता है। ये देखिए यहाँ पे नहीं, आपको शायद देखिए आप, मैं प्रोजेक्टर थोड़ा सा उठाता हूँ, कहीं नीचे लिखे होते ना कहीं ये बढ़िया क्या आ रहा है, होने पर आ रहा है ये चीज़, इसमें वही आप उसकी बात कर रहे हैं ना जो डायमेंशन हमने दी थी। नीचे एक यहाँ पे राइट बॉटम पे एक छोटी सी मेन्यू है, बोलता हूँ तो शायद नजर आई है, ये हाँ ये MM में ही काम कर रहा है क्योंकि मैं शुरू में बता देता कि MM में। नहीं देखा, हमें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था करता से एमकेएस या आईपीएस होता है काम। आपकी मर्जी है, नहीं वैसे ओवरऑल दुनिया में वैसे MMGS में काम होता है, मिलीमीटर जितना प्रिसाइज होगा वो MM में ही काम होगा। अच्छा सेंटीमीटर में तो आपको हर वक्त ही बताना पड़ रहा होगा, 2.5 सेंटीमीटर अच्छा नहीं लगेगा, 25 mm लिखा हो फिर भी समझ में आ रहा है, डायरेक्ट नाप दिया 25 ठीक है ठीक है। तो बहरहाल ये तो स्टैंडर्ड है दुनिया के, इसमें वो ड्राइंग है। आप हर इंडस्ट्री में जाएंगे हो सकता है अलग ही काम, MMGS में ज़्यादातर काम होता है, अमेरिका का काम सिर्फ इंचेस में हो रहा होता है, बस ये फ़र्क। स्केच मेरे पास बन गया, ठीक है। फुली डिफाइंड स्केच है, नहीं भी होगा तब भी एक्सट्रूड फीचर काम करेंगे, लेकिन फिर आपके बाद में वजह के मॉडल हिल रहा होगा इधर से। हाँ वो ठीक है। फीचर्स में चले गए, फीचर्स में चले गए तो ये अभी 3D मॉडलिंग की तरफ बात आ गई। स्केच था पहले 2D, फीचर में आ गए तो 3D मॉडलिंग कुछ चीज़ें बता रहा है। सबसे सिंपल तरीका है भाई एक्सट्रूड। अब इसको मुझे 2D से 3D में लाना है, एक्सट्रूड करूँगा मैं इसका। एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि मतलब वो चीज़ वहाँ से आउट ऑफ पेपर जेड एक्सिस में भी सॉलिडिफाई हो थ्री गया। डी कर देना ना, 2D एक्सट्रूड दबाया, अब ये थोड़ा सा सॉलिडवर्क्स अपनी एनिमेशन दिखा रहे हैं, आइसोमेट्रिक में ले गया। ये देखिए हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, फ्रीली हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, अंदाजे के तौर पे आपको पता है वैल्यू तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं 1000। बाकी ये सारे क्या ऑप्शन हैं हम भी बाद में देखेंगे। 1000 सिंपली मैंने वैल्यू डाल दी। सॉलिडवर्क्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना आपकी इक्वेशन भी काम कर सकती है। मुझे नहीं पता, उसने बस बताया हुआ था कि भाई बिल्डिंग के ऊपर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक छत भी रखी हुई है, ये बिल्डिंग की 100 mm हाइट है, उसके ऊपर जो फ्लोर है उसकी 200 mm हाइट है। अब मैं टोटल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सीधा लिखा 100 + 250 - 300 वो काम करेगा। ये पूरी की पूरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो तब भी एंटर हो रहा है तो एंटर हो ही रहा है, वो 50 mm पे आ गया। आसान तरीन तरीका है इसके अंदर। सिंपली मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया, वो तो मैं एक चीज़ बता रहा था बीच में। अब वो 2D का स्केच 3D में आ गया। अच्छा सेंटर माउस बटन, मैंने देखा कुछ में ऐसा होता है, ये तो सिंपल स्केच है, कुछ में ऐसा होता है कि
एक्सक्लूड कर रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट एक्सक्लूड नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अभी वो देखेंगे अगर 2-3 स्केच रखे हुए हैं, जैसे मैं सर्कल भी बनाया हुआ था, रेक्टेंगल भी बनाया हुआ था, तो अब सॉलिड वर्क उसको पकड़ रहा है, सर्कल को भी सर्कल को पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। अगर नहीं भी पकड़ रहा तो नीचे होता है स्केच, इसको सेलेक्ट करना है, इतने की बड़ा मसला नहीं है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स ड्राइंग पे जाएंगे तो ऐसे मसले आना शुरू हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो आपके मसले रिजॉल्व होंगे तो आपका अच्छी मॉडलिंग का एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये तो डेमो है। अभी हमें आइसोमेट्रिक में दिखा रहा है, सेंटर माउस बटन में क्लिक करूँगा तो मैं इस व्यू को शायद इनका क्लिक कर नहीं रहा है, क्लिक जैसे क्लिक ख़राब है हो सकता है इनका सेंटर माउस बटन का। मैं राइट क्लिक करके रोटेट व्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरा लेफ्ट माउस बटन ही रोटेट व्यू बन जाएगा। सेंटर माउस बटन मेरा अगर ख़राब हो गया, वैसे तो मिडिल वाला होता है ना? हाँ मिडिल वाला होता है, वो भी इनका शायद ख़राब है इसकी पीसी का। तो मैं रोटेट करके देख लूँ यहाँ पे कहीं से भी सही। सही। अब स्केप दबाया था तो रोटेशन जो सेलेक्ट हुई थी वो हट गई। मैं यहाँ पे किसी भी इस प्लेन पे बता रहा हूँ, इस प्लेन में मैं राइट क्लिक करता हूँ, हाँ अब मैं इस पे स्केचिंग शुरू कर दूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, सर्किल लेना है मुझे, वो मैं कहीं पे भी सर्किल बना लेता हूँ। ये मैंने सर्किल इस पे बना दिया। ठीक है। मैं बता रहा हूँ यार इस पर ड्रिल करना है, भाई ड्रिल करना है भी 100 mm का इस पर ड्रिल करना है हाँ थ्रू, जो कोई भी एक मेटल का पार्ट है। लेकिन अभी भी वो स्केच ब्लू है। अब ये अगर ब्लू पे ही मैं ड्रिल कर दूंगा ना, तो जब ऑपरेटर उसको उठाएगा वो बोलेगा यार मुझे 100 का ड्रिल करना है, मगर इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी डायमेंशन है, मैं कहाँ पे ड्रिल करूँ? कर तो रहा हूँ 100 बिट का ड्रिल कर रहा हूँ, मैं उसमें कहाँ पे ड्रिल करूँ? तो इसलिए ब्लू स्केचेस को हम ब्लैक करना ज़रूरी है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं। अब मैं डायमेंशन दूंगा उसका कि भाई वो सर्किल इधर से 200 mm नीचे जाके ड्रिल करना है, ठीक है। और इस फेज से 100 mm इस तरह आके आपने यहाँ पे ड्रिल करना। अब ये फुली डिफाइंड हो गया, इसके ये उस ऑपरेटर को भी पता है। कॉर्नर है उससे फिर मिडिल ऑफ सर्कल को पॉइंट करना, हाँ फिर सेंटर, ठीक है। सेंटर से सर्किल का पॉइंट किया है, सही है, सही। तो वो 200 मशीन को अपनी इधर लाएगा अगर हाँ, मिलिंग मशीन सही है, और 100 mm इधर लाएगा। उसके बाद वो 100 का ड्रिल इसमें कर देगा। अब हम फीचर में जाते हैं दोबारा, और एक्सट्रूडेड कट, पहले हमने नहीं तो एक्सट्रूड बेस जैसे कोई डायग्राम होती है उसमें ऐसे अब लिखा हुआ ड्रिल करना है, तो उसमें हमें थोड़ी पता फ्रंट प्लेन में करना है, टॉप प्लेन में करना है। वो भी अभी पता चलेगा जब इसकी हम प्रॉपर ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से होगा। सही। अब हम देख रहे हैं कट का फीचर है यहाँ पर सिंपल, हाँ कट दबा देंगे भाई, फीचर के अंदर है ये कट का। ये पहले हमें डायमेंशन देनी पड़ती कि यार खाली 20 mm का ड्रिल करना है, वो कहीं बीच में जाके रुक जाता। हाँ बिल्कुल। ये हमें खुद से बता रहा है कि यार थ्रू ऑल करना है, हाँ। थ्रू ऑल का बटन दबा दें, वो थ्रू ऑल जो भी इसकी डायमेंशन है मुझे नहीं हाँ, पता, वो थ्रू ऑल कर देगा ड्रिल। क्लिक ओके कर दिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे ड्रिल हम देख सकते हैं हो रहा है, हाँ हो गई। सिंपल सी बात थी कि ड्रिल हो गया। अब यहाँ पे ये फीचर डिज़ाइन ट्री चल रहा है, ये हम बता सकते हैं कि हम इसने कोई भी हिस्ट्री देखेगा उसकी, या मुझे ही पीछे से आके कुछ चेंजेस करनी है। यहाँ पे ये दिख रहा है मैंने कट मारा था, ये कट एक्सट्रूड आ रहा है। हाँ अगर आप जहाँ भी कुर्सी लगा लें तो ज़्यादा आसान है, वैसे क्योंकि इतना कोई खास दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो समझ तो आ रहे हैं ना भाई, अरीफ से भी समझ पूछ आ रहे रहा थे कि आपको बात अभी यही है, या वो उठ के चला तो नहीं गया चाय वाय पीने? यहाँ सही नज़र आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा था, ये फीचर बॉटम में बाहर आ रही है MMGS की। हाँ तो बस ये छोटी सी एक बात इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पार्ट खोला वो इंचज़ में था, आपने इंच में पूरा मॉडल कर दिया, अब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसको mm में लाने में, क्योंकि 6 इंच 6 mm के बराबर नहीं होता, हाँ बिल्कुल ही कुछ का कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल। एक मतलब एक टिप थी, ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है ये, एक मतलब टिप है, ऐसे भी हो रहा होता है। खैर अभी हमने मॉडलिंग कर ली, एक छोटा सा मॉडल बना लिया। अभी क्या है, एक रेक्टेंगल है उसके अंदर एक कट लगा हुआ है। यहाँ अगर मैं ये पकड़ता हूँ, ये हैंड का ऑप्शन आ रहा है, इंट्रोड्यूस करवाया नहीं करवाया,
ये था हमारा डिज़ाइन ट्री, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया। अब इसमें हमें फ़वाइद क्या है कि हम यहाँ पे ये बटन आ रहा है, थोड़ी सी मैं पीछे जाता हूँ। अब कंट्रोल जेड का बटन नहीं दबाए, वो फीचर ये थोड़ा सा मुझे पीछे ले आया है कि भाई यहाँ तक क्या काम था। अब मैं यहाँ पे भी कोई काम करके वापस नीचे जा सकता हूँ, तो कट का फीचर आ जाएगा। ऐसे ही अब काफ़ी सारे काम हुआ होते हैं, यहाँ भी इसके होल है, वहाँ पे भी होल है, यहाँ पे एक और चीज़ एक्सट्रूड हुई हुई है, तो मैं बीच बीच में भी जाके काम कर सकता हूँ। इनके अंदर भी जैसे ये स्क्रूड, इसके अंदर भी स्केच वगैरह होते हैं ना। हाँ, जैसे अभी हमने सबसे पहले जो स्केच बनाया था ना, हाँ। वो कहाँ गया स्केच? यहाँ पे एरो आ रहा है छोटा सा, ये हमने खोला तो हमें एक स्केच दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वो इससे तो हमें नीचे कोई काम नहीं होता ना। वो तो हमने पहले ही बनाया था। हाँ। फिर हमने बॉस को इसको बॉस किया है, अच्छा, शूट किया है। ठीक है। हम यहाँ पे घुमा के देखेंगे तो वो नीचे हमें दिखा रहा है। यहाँ क्लिक करता हूँ तो हाइड हो जाता है नॉर्मली। इस पर राइट क्लिक करके मैं शो भी कर सकता हूँ कि मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने क्या काम किया था, तो मैं यहाँ या तो क्लिक करूँ या वो स्केच को मुझके परमानेंट रखना है कि यार बेस कहाँ थी मेरी, तो मैं इसको इसी पे हाइड या अनहाइड पे शो रखूँगा कि भाई मुझे पता चला है कि भाई वो नीचे वो था, ऊपर ही है। पहले मैं वहाँ काम वहाँ से शुरू किया था। खैर हम इसको हाइड कर देते हैं। इसी तरीके से कार्ड एक्सट्रूड का भी एक स्केच था, ये क्लिक किया तो दिखा रहा है। अब वो उससे मैंने कट एक्सट्रूड बना लिया, इसलिए वो गायब भी हो गया, ये बात थी। अब मैं इसी के ऊपर कोई सा भी और फेस भी पकड़ सकता हूँ, स्केच करता हूँ दोबारा से, वही रेक्टेंगल लेते हैं, सर्किल, अब इस दफ़ा सर्किल ले लेते हैं। ये बीच में खुद से मुझे स्नैप करवा रहा है कि सेंटर डेटा यहाँ पर है, मैं सर्किल सेंटर भी बना देता हूँ आसानी के लिए। बाकी मैं इसमें डायमीटर दे देता हूँ, अब 250.689 अजीब सी फिगर है, मैं 250 दे देता हूँ ताकि ग्राउंड फिगर बन जाए। फीचर करता हूँ, एक्सट्रूड कट करूँगा तो अब इसके अंदर कट हो जाएगा। बेस करूँगा तो इससे मटेरियल ऊपर उठेगा, ये ऊपर मटेरियल अच्छा, बेस ऊपर जाएगा और एक्सट्रूजन है वो, सही है। वो कट है। ठीक है। यहाँ पे मैं 400 इसकी हाइट दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तब ये एक चीज़ सामने आ रही है हमारे, हो सकता है कोई मशीन का पार्ट हो, ये शाफ्ट हो, इस तरीके की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़, जैसे फ़र्ज़ करें हमें दे दिया कि यहाँ सर्कल बनाना है, ठीक है ना, बीच में, तो आप जो है इसकी डायमेंशन कैसे करेंगे कि मतलब यहाँ से 70 मीटर का डिस्टेंस रखना है और यहाँ से आपको 20 मिडिल से लेना है ये 25 मीटर, किस तरह करेंगे? कैसे? मैं सर्किल बीच में बना देता हूँ। हाँ। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे स्केच। अच्छा, इनका सवाल था, अच्छा सवाल था कि भाई बीच में अगर बिल्कुल सेंटर में ना, हाँ, बिल्कुल सेंटर में हाँ। पूरे रेक्टेंगल का, सेंटर में ना हो, भले कहीं भी हो, ठीक है ना, एक बना जाओ। एक और साइड सर्किल बना लेते हैं। इसके बाद हम सेट कर रहे हैं, सिंपल है। यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम थे, ये बॉस कर लिया था हमने। एक ही फेस पे, इसी फेस पे हो या इस फेस पे हो, जहाँ पे भी आपने स्केच करना है, कट करना है, वहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक कर सकते हैं, स्केच का बटन दबाएंगे, स्केच की कमांड में आ गए। यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये एग्जिट स्केच है और ये स्केच का टैब इसने खुद ब खुद ही खोल दिया। सर्किल का बटन है, सर्किल कट काटना है, रेक्टेंगल काटना है, जैसे भी काटना है, सर्किल ले लेते हैं हम यहाँ पे जाते हैं। यार मैं सर्किल गलती से मैंने यहाँ पे बना दिया, अब मैं क्या करूँ भाई? तो भाई मैं इसको मैं अभी तो सर्किल खुद भी मूव कराता हूँ। सबसे पहले तो हम डायमीटर दे देते हैं इसका, पहली डायमेंशन तो ये होगी, हमने 90 का सर्किल है, 90 mm। अभी भी ये ब्लू है, मतलब कॉमन सेंस है कि ये फुली डिफाइंड नहीं है। फुली डिफाइंड नहीं का मतलब है डायमीटर दे दिया, एक्स और वाई तो दिया ही नहीं, ये बता रहा है मुझे सॉफ्टवेयर कि ब्लू है। तो भाई मैं या तो इसकी पहले लेंथ पता करूँ कि भाई कितनी है, मुझे अब याद ही नहीं आ रहा कि यार कितनी लेंथ थी या अजीब सी लेंथ थी, तो पहले मैं सोचूँ उसको डिवाइड बाई 2 करूँ, ये हो सकता है। या फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, सेलेक्ट मिड पॉइंट, ठीक है, इसने डायरेक्टली मिड पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। सही है। कंट्रोल दबा के रखूँगा ताकि दो चीज़ें सेलेक्ट हो सकें। इसको भी मिड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, क्लिक, ठीक है, 2 पॉइंट सेलेक्ट होगा, इसने खुद ब खुद प्रॉपर्टीज़ खोल दी, पॉइंट 1, पॉइंट 2। सही। अब मैं इसको बता रहा हूँ यार ये वर्टिकली अलाइंड है, हाँ, वर्टिकली अलाइन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, सही है। एक चीज़ होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट या तो सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट मिड पॉइंट करूँगा और ये सेलेक्ट करूँगा। अब ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, ये आप देख रहे हैं, सही। ये हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली अलाइन करूँगा तो हो ही नहीं सकता, आइटम इज अनसॉल्वेबल। हाँ, ये भी वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली है, तो कैसे होगा? बीच में कैसे आएगा? उसके या तो आएगा या तो इसके बीच में आएगा। हाँ, हम यहाँ से जाके ये डिलीट कर देते हैं, ये रिलेशन, ये गलत रिलेशन लगाया है। ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो सकते हैं, कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकते। कोइंसिडेंट का मतलब है कि इसके ऊपर आके बैठ जाए, क्योंकि वर्टिकली ये इसके ऊपर भी है और कोइंसिडेंट हो जाए तो कैसे होगा? तो अभी फिर से एरर आ गया, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो सकता है। अब ये ब्लैक हो गया। सही है। या तो फिर ये था कि मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ, हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं करता,
अभी भी ये घूम सकता है, हाँ। लेकिन सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं जा रहा, ऊपर नीचे जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 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 मैंने वो वाला dimension डिलीट कर दिया, वो वाला मिड पॉइंट। अच्छा और वर्टिकली ये इससे अलाइन रहना चाह रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, लेफ्ट राइट नहीं अच्छा, जा रहा ये इस लाइन से भी कर सकता है, लाइन इस और इस है। हाँ अभी किया था ना मैंने, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और ये मैंने मिट्टी कौन से इसके कॉर्नर यहाँ पे लाके लग जाए, या यहाँ पे। नहीं नहीं, जैसे इसके अंदर यहाँ बीच का डिस्टेंस किस तरह पता चलेगा? ये बीचों बीच में लगाना है, हाँ तो मैंने किया था ना, सेलेक्ट मिड पॉइंट, मिड आ गई, हाँ कंट्रोल दबा के रखूँगा, इसका भी मिड पॉइंट पकड़ूँगा, दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए हॉरिजॉन्टली। हुआ क्या है, या तो फिर मैं ये करता कि इसकी लेंथ देखता कितनी है, हाँ डिवाइड बाय 2 करता, और फिर या तो कंट्रोल डिलीट करता हूँ ना मैं अभी, ये वापस वैसे इसी शेड में आ गया। इसकी मैं लेंथ देखता, हाँ डिवाइडेड बाय 2 करता, हाँ। फिर मैं डायमेंशन लेता, फिर मैं ऊपर से इसको जो भी आ रही होती है वो फिगर डिवाइड बाय 2, वो फिर मैं यहाँ डालता, हाँ सही है, समझ गया। वो और भी लंबी हो जाती। तो इसलिए मिड पॉइंट आपने डायरेक्ट सेलेक्ट किया। मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड बाय ठीक 2, है। वो सॉफ्टवेयर मुझे खुद ही करके दे हाँ रहा है। सही, वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर को better पता है कि यार इसका मिड कहाँ है, है। हाँ बिल्कुल। डायरेक्टली मिड पकड़ लिया, ठीक है। इसका कंट्रोल मिड पकड़ा, हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, सर्किल पूरा ब्लैक हो गया, यानी कि फुली डिफाइंड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें कट कर दूँ, कट सिर्फ पूरा नहीं करूँ, मगर मैं सिर्फ 20 mm तक बीच में जाना है नीचे, 20 mm मैंने इसमें कट ओके किया, कट लग गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट। हाँ लग गया, सही है सही है, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक मॉडलिंग टेक्निक से भाई एक्सट्रूड फीचर का मतलब क्या है, कट क्या, ये होता था, यही यूज़ हो रहे होते हैं एक्सट्रूड और रिवॉल्व। ये रिवॉल्व बॉस बेस ये भी सेम है ना? ये बराबर वाले। थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा जैसे कि अगर मुझे कोई, इसको बंद कर देता हूँ डॉट से, दोबारा से एक शुरू से चीज़ शुरू कर देता ताकि थोड़ा बहुत और समझ में आ जाए। ठीक है यहाँ पे होता है बटन न्यू का, ये न्यू, ठीक है। आप खुद से जाके देख लें, हल्का सा माउस लाएंगे वो बता देगा भाई ये न्यू का बटन है। न्यू किया, पार्ट बना रहे हैं मुझे और कुछ नहीं बनाना, पार्ट किया है ओके। अच्छा, हम ड्राइंग पे तो फोकस नहीं करते ना? इसके बाद ड्राइंग पे करेंगे, अच्छा सही क्योंकि आपको मॉडलिंग पहले आनी चाहिए सही और सही। उसकी परफेक्ट ड्राफ्टिंग, यानी कि उसकी परफेक्ट ड्राइंग बनानी चाहिए। फिर उसका असेंबली आती है ना? हाँ, पहले एक पार्ट की ड्राइंग देख लेंगे, हाँ क्या यार छोटी सी एक चीज़, मुझे भाई एक शाफ्ट है खाली, उसमें हाँ। एक तरफ ड्रिल हुआ हुआ है, हाँ अब मैं जाके मार्केट में कैसे बताऊँगी, वो कागज़ पे प्रिंट हुई होगी, हाँ वो मैं जाके लेथ मशीन वाले को ऑपरेटर को दूँ और वो ये शाफ्ट बना के मुझे दे दे, तो हाँ। पेपर पूरा डिफाइन कर रहा हो उस शाफ्ट को, कहाँ ड्रिल है, ठीक कितना है, गहरा ठीक है। ड्रिल है, कितनी लंबी शाफ्ट है, मटेरियल हाँ। क्या है, वो ड्राफ्टिंग है। सही है सही है। अब ये शाफ्ट हो गई, ये काम हो गया आपका, मॉडलिंग अच्छी हो गई, एक ड्राफ्टिंग हो गई हाँ। सिंपल पार्ट की। अब हम जाएंगे कि यार ये शाफ्ट लगी हुई एक है बेरिंग से, अब एक और पार्ट है बेरिंग, बेरिंग बना ली, शाफ्ट बना ली, अब इन दोनों को असेंबल करना है, तो असेंबली हो गई 2 पार्ट्स की। सही हम सही। असेंबली फिर सीखेंगे, फिर असेंबली की भी ड्राइंग होगी। अच्छा। शाफ्ट वाले ने शाफ्ट मैन्युफैक्चर कर दी, बेरिंग हमने मार्केट से खरीदी, अब मशीन में कहाँ लग रही, किस तरीके से लग रही है, तो असेंबली की भी ड्राइंग होती है, वही दिखा रही होती है कि शाफ्ट बेरिंग के इससे इतने अंदर है, लगी हुई है, वो असेंबली ड्राइंग होती है। जिसमें 3 पार्ट्स अलग होते हैं उनको मिलाते हैं ना, जी। ऐसा भी ठीक है। 2 पार्ट, एक पार्ट ज़्यादा हो तो मतलब वो असेंबली है। ठीक है ठीक है। अभी तक जो हमने देखा वो, अब हम राइट प्लेन पे फ्रंट टॉप जिस पे भी क्लिक करते हैं, राइट प्लेन पे क्लिक कर लेते हैं, चले राइट क्लिक करते हैं, स्केच में जाते हैं। अच्छा, हम किसी भी प्लेन से डायग्राम बनाए वो कोई इशू तो नहीं है? वो मैं आगे जाके समझाऊंगा कि क्या कंसेप्ट है, जब कोई अच्छा। प्रैक्टिकल किसी चीज़ की बात कर रहे होंगे ना, तो फिर हाँ। मैं समझा सकता हूँ कि इसको बनाना ज़्यादा आसान या कॉमन सेंस कहाँ से है। जैसे कि हमें शाफ्ट बनानी है, हाँ तो हम कॉमनली ये देख रहे होते हैं कि एक मशीन के अंदर या इंजन की क्रैंक शाफ्ट है, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी किस्म की शाफ्ट है, सही है। हाँ ठीक है। तो मैं उसको भाई यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे सामने एक सर्कुलर शाफ्ट आ रही है, हाँ आ रही है बिल्कुल। सर्कुलर शाफ्ट यूँ आ रही है, लेकिन मैं हाँ। यहाँ से बनाऊँगा कैसे, एक रेक्टेंगल लूँगा, एक्सट्रूड करूँगा तो एक डब्बा बन जाएगा, हाँ डब्बा बन जाएगा। हाँ अब मैं क्या करूँ, तो फिर ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ घुमाऊँगा, हाँ अगर आप राइट साइड से देख रहा हाँ। हूँ, सर्किल बनाऊँगा, सर्किल को एक्सट्रूड करूँगा तो वो शाफ्ट बन जाएगी। यानी इसको कंसेप्ट फ्रंट पेज बनाना ज़्यादा आसान होगा। नहीं, राइट प्लेन से, राइट प्लेन से अभी मैंने कर रहा हूँ एक चीज़, यानी कि एक हाँ ठीक है, शाफ्ट, राइट से ठीक है, समझ गया। ये मैंने किया, हाँ। एक शाफ्ट ले ली, सर्किल ले लिया, इस पर डायमेंशन दे दी, डायमेंशन दे दी 25, कोई भी सी भी डायमेंशन दे दी ना, अभी 25 mm की शाफ्ट है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। वो शाफ्ट कितनी लंबी है अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो लंबी है जी 100 mm लंबी है, ओके किया। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं फ्रंट व्यू
को मैं सामने लाता हूँ। ये नॉर्मल टू का बटन है कि मतलब हाँ। अब मैं फ्रंट व्यू से देखूँ। अगर मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है रेक्टेंगल रेक्टेंगल है बिल्कुल। तो मैं इसको कैसे मॉडल करता, मैं जाता स्केच में जाता, एक रेक्टेंगल लेता या रेक्टेंगल पूरा बनाता, हाँ और अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता तो एक डब्बा बन जाता, हाँ। रेक्टेंगल एक्सट्रूड हो जाता। हाँ तो फिर गलत बनता तो है। फिर मतलब मैं कैसे बनाऊँ शाफ्ट? नहीं बन तो फिर ये कॉमन सेंस ये कह रही है कि भाई आप उसको उस शाफ्ट को आप सेंस करें, तो सोचें कि तो ये रोल पे नहीं रोटेट कि यहाँ पर हाँ। इस प्लेन पे जाके मैं एक सर्किल बनाऊँ, सर्किल को एक्सट्रूड कर दूँ तो फ्रंट से मुझे वो एक शाफ्ट या कहीं से भी वो एक शाफ्ट बन जाएगी। ठीक है ठीक है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, अगर मैं फ्रंट से भी बना देता तो होता क्या, फ्रंट से भी मैं उसको एक शाफ्ट बना सकता था, सर्किल बना देता और एक्सट्रूड कर देता। जल्दी में दिखा रहा हूँ तो कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होता भाई, मैं फ्रंट प्लेन से सामने देख रहा होता, कभी भी आप एक शाफ्ट को सामने से देख रहे होते हैं तो शाफ्ट ऐसी नहीं दिखती। फ्रंट प्लेन सामने से देख रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल मुझे नजर दिख आएगी। रही है। हाँ। रेक्टेंगल नजर आएगी। मतलब बस आपको सेंस के ऊपर है कि हाँ, भाई आप ठीक मशीन है, बनाने ठीक है, जा रहे समझ हैं, एक बाइक बनाने जा रहा हूँ, हाँ। तो बाइक को मैं साइड से देख रहा हूँ। अब उसके अंदर चीज़ें मैं राइट प्लेन से बनाना चाह रहा हूँ, हाँ। तो जब भी मैं फ्रंट प्लेन, जैसे कि हम यहाँ पे एक डब्बा देख रहे हैं ऊपर, ये जो चीज़ें ना ये थोड़ी सा ज़्यादा रिलेशन है इसका कि आपको दिखना मतलब अपीयरेंस, व्यू हाइड कर दें, कोई चीज़ कलर देना है, बैकग्राउंड। बॉस पे एक्सट्रूड कट भी लग सकता है। एक्सट्रूड बॉस पे एक्सट्रूड कट, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। अच्छा ये अब हम देख रहे हैं, सही सवाल किया कि हमने फ्रंट प्लेन रोटेट व्यू ये है। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ ड्रिल करना, हाँ कुछ मसला नहीं है, एस्केप दबाया, यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, सही। स्केच बनाया, आपने बीच में सेंटर में करना है, साइड में करना है, हाँ, जहाँ पे भी सही, करना है, सही, सेंटर में ठीक एक और सर्किल बना दिया हम्म, और एक्सट्रूड कट कर दिया। अभी मैंने एक्सट्रूड बॉस पे एक्सट्रूड कट किया, ठीक है। थ्रू ऑल करना है भाई, छोटा सा ड्रिल लगाना है, ये देखें 20 का ड्रिल करना है या थ्रू ऑल करना है, सही है। रोटेट, ये पूरा ड्रिल हो गया। ठीक है, समझ गया। बस प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके अंदर राइट प्लेन यूँ रखा हुआ है, लेकिन फ्रंट प्लेन, फ्रंट से जब मैं इस चीज़ को देखूंगा जब भी ड्राइंग के अंदर, तो मुझे सर्किल दिख रहा होगा। बिल्कुल। कोई भी मसला नहीं है राइट से बनाए या फ्रंट से बनाए, वो फिर कंसेप्ट के ऊपर आती है कि आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, और उसके अंदर असेंबली में और 4-5 पार्ट हैं। तो फ्रंट उसका ये था, जब फ्रंट व्यू सामने ला रहा हूँ तो वो तो टेढ़ी दिख रही है, हाँ। साइड व्यू दिख रहा है। तो ये तो कंसेप्ट के ऊपर है, मैं घर बनाने जा रहा हूँ, घर का फ्रंट में हमेशा ये चाहूँगा कि फ्रंट का मतलब फ्रंट ही दिखे, दरवाज़ा दिखे। हाँ मैं बिल्कुल। राइट प्लेन से बना दूंगा तो जब मैं हाँ। फ्रंट देख रहा हूँ तो राइट की दीवार दिख रही हाँ होगी, समझ गया। वो इतना इशू की बात नहीं है। अच्छा ये तो थोड़ा सा डेमो क्लास थी, अब 1 घंटा हो गया, कितने घंटे की नौबत आई थी क्लास? 2 घंटे। 2 घंटे की। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी कि हमने अपने सबसे पहले देख लिया, स्केचिंग की थोड़ी सी कमांड देखी है, हाँ। लाइन सर्किल, ये ही सबसे बेसिस है। बेसिक किसी भी मॉडलिंग की यही है कि आप कहाँ स्केच कर रहे हैं, क्या डायमेंशनिंग का कंसेप्ट, क्या डायमीटर देना है उसको, एक्स वाई में कितनी दूर है, डेटम से कितनी दूर है, वो हो गया। फिर हमने देखा फीचर में उसको एक्सट्रूड किया, यानी कि सॉलिडिफाई किया। इसके बाद हल्का सा माउस लाएंगे तो ग्राफिक दिखा भी रही है कि इसका क्या मतलब है इस बटन का। एक्सट्रूड किया, सॉलिड बन गया। हाँ। दोबारा किसी भी उसकी साइड पर हमने स्केच किया था, तब भी हम राइट प्लेन में स्केच कर सकते थे, हाँ लेकिन उसकी किसी शक्ल, उसकी किसी फेस पे भी स्केच कर सकते हैं, मसला नहीं। बिल्कुल। वो स्केच फिर वहाँ से इनिशिएट करेगा। फिर हमने ये किया था रिवॉल्व कट, सॉरी एक्सट्रूड कट किया था। रिवॉल्व नहीं करा। दो और चीज़ें एक का और करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेन है, फिर बाद में वो डिटेलिंग में चली जाती है मॉडलिंग को। अब हमने अगर चीज़ बनानी है जैसे कि डोनट, डोनट कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा कंसेप्ट सोचने की कोशिश करेंगे, भाई राइट प्लेन फ्रंट प्लेन क्या कैसे करूँ, डोनट कैसे जो बनेगा। ना इसको लेंगे राइट प्लेन। राइट प्लेन, हाँ। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, एक राइट प्लेन, एक राइट प्लेन पे ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको सर्कल बना दिया, फिर उसके अंदर जो है ना पहले इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है ना। सीधा सीधा हाँ। एक्सट्रूड हो गया। हाँ जैसे 20 मिलीमीटर कर दिया, 30 मिलीमीटर, फिर उसके अंदर जो है ना एक्सट्रूड कट बना दिया बीच में से। कट बना दिया, मगर ये तो शाफ्ट हो गई विद होल, शाफ्ट के अंदर एक होल है बस। डोनट का मतलब ये एक सॉलिड चीज़ ही खुद घूम रही है। डोनट देखा है ना खाने वाला, हाँ। एक्सट्रूड जब भी करते हैं तो सीधा एक्सट्रूड जा रहा होगा। हाँ। ऐसा कैसे करेंगे, एक्सट्रूड सीधा ना जा रहा हो, एक्सट्रूजन जो है इसकी
नहीं नहीं, कट बोल रहा हूँ ना, बीच में कट होगा ना, एक्सट्रूड कट। हाँ देखते हैं। स्केच क्या राइट प्लेन पे हाँ आप बिल्कुल। कैसे कह रहे हैं अनीस साहब, हाँ मैंने एक सर्किल एक बनाया, सर्किल बना दिया, ठीक है। उसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, हाँ एक्सट्रूड कर दिया। देखें एक्सट्रूड हमने कर दिया, ये कर दिया। ये एक्सट्रूड कर दिया। हाँ अभी तो डोनट की कहीं से भी शक्ल आ ही नहीं रही है। नहीं, वो तो ज़्यादा कर दिया ना एक्सट्रूड, अगर छोटा कम एक्सट्रूड करें। कम कर दें। ये हाँ इतना। अच्छा आप ये कह रहे हैं ना, हाँ और बीच में से काट दें। हाँ बीच में से अच्छा सेलेक्ट करके बीच में से हम सर्कल बनाए बीच में से। ठीक है, ये भी आपने अच्छा आइडिया बताया, मगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आ रही है। एक्सट्रूड कर दिया, थ्रू ऑल कट कर दिया, ये काइंड ऑफ डोनट तो बन गया, हाँ मगर इसकी ये जो बॉडी है ना, यानी कि अभी मैं एक और चीज़ आपको बटन दिखाता हूँ। ये जो बटन है ये सेक्शन व्यू दिखाता है, किसी भी ड्राइंग को बीच में से काट देता है। रियल में नहीं काटता, वो सिर्फ विजुअली ग्राफिक्स के लिए अंदर दिखाता है, सेक्शन कहीं से भी काट सकता है। तो ये दिखाता हूँ क्लिक करके सेक्शन में क्या मतलब है। ये सेक्शन मुझे काट दिया इसने यहाँ पे अंदर दिखाने के लिए कि अभी अंदर क्या पता हॉलो है, अंदर क्या है, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ ये अंदर ठीक दिखा है, रहा है सही मुझे है। सेक्शन व्यू। क्रॉस करते दोबारा सेक्शन व्यू दबाया, ओके कर दिया। हाँ सेक्शन व्यू दबा हुआ है बटन, अगर हटा दूंगा तो ये होगा, दबा दूंगा तो ये होगा। हाँ ठीक है। रियल में नहीं कटी है वो चीज़, बस वो मुझे दिखा रहा है। हाँ सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये एक स्क्वायर चीज़ है, लेकिन रियल में डोनट में तो गोल ही चीज़ घूम रही होती है। हाँ ये तो है। ये एक मसला आ गया ना। तो अभी हम इसको बंद करते हैं, डिलीट हो जाएगा इससे, ठीक है। अब हम एक न्यू पार्ट खोलते हैं, न्यू। अब हम इसमें एक और फीचर देखेंगे। राइट प्लेन पे मैं स्केच कर रहा हूँ, हाँ एक लाइन लगा देता हूँ, लाइन लगा दीजिए सीधी वर्टिकल, हाँ ठीक है। स्केप दबाऊंगा तो लाइन से बाहर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। सर्किल दबा रहा हूँ, हाँ सर्किल में मुझे बता रहा है भाई इसके अलाइन रखना है या नहीं रखना है, मैं कहीं भी बना देता हूँ हाँ ठीक है, फिलहाल। सही है। डायमीटर ऐसे दे देता हूँ मैं कोई सा भी, ताकि अच्छी प्रैक्टिस यही कि आप डायमेंशनिंग देते हुए चलें। ठीक है, सही है। ये मैं बताता हूँ कि यार इसके सॉरी, हाँ ये भी मैं बताता हूँ कि ये इससे 100 mm दूर है, ठीक है। और ये होल ये इस होल के वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। ब्लैक हो गया। ठीक है। अच्छा एक फीचर और है, एक्सट्रूड। अभी तक हमने बॉस देखा था, एक्सट्रूड बॉस करता तो मैं ये सर्किल हाँ। सीधा सीधा आगे चला जाता। बिल्कुल। स्केच पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं, तो मैं यहाँ पे एक और फीचर देख रहा हूँ, रिवॉल्व बेस बॉस। अच्छा, सही सही। रिवॉल्व जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन अगर मैं पकड़ता हूँ और काउंटर ये पकड़ता हूँ, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो ये ये चीज़ में एक्सट्रूजन confusion सीधा होगा। नहीं जा रहा था, हाँ। अब एक्सट्रूजन खुद घूम रहा है एक लाइन की गिर्द, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं रिवॉल्व बेस। किसी एक लाइन होना ज़रूरी है, कोई एक्सेस होना ज़रूरी है हाँ। जिसकी इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। ये मैंने क्लिक किया, 360 डिग्री रिवॉल्व हो गया। अगर 270 डिग्री रिवॉल्व होता तो क्या होता, ये यहाँ पे रुक जाता। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा व्यू घुमा के देखते हैं, या टॉप व्यू में देखते हैं हम। ये मैं बाद में बताऊँगा ये बटन क्या है। ये रिवॉल्व व्यू में देख रहे हैं तो ये हो रहा है 90 डिग्री से ये होता। खैर भारत 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री हम देख रहे हैं, तो ये टोटल घूम गया। ओके किया। अब ये रियल में एक डोनट की शक्ल है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि रिवॉल्व थिन हुआ हुआ है। मैं इस पर अच्छा, ये रिवॉल्व में जैसे जैसे लाइन थी उसके अराउंड किया है, ये कैसे पता चलता है कि इसके अराउंड करना है? वो जब मैंने रिवॉल्व दबाया था, कोई सा हाँ। भी बटन दबाएंगे, सॉरी हाँ ये दोबारा से स्केच सेलेक्ट करता हूँ, रिवॉल्व दबाता हूँ, तो इससे पूछा था कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, एक्सिस कहाँ है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सिस, अगर लाइन को इसको जाके हम मैं उस साइड सेलेक्ट पे बना तो फिर गलत बनता नहीं। इस साइड में मतलब जैसे ये तो हमने इसके सर्कल यहाँ तो ये था, अगर हम इसको इधर बनाते लाइन को इधर रखते सर्कल को इधर रखते फिर भी घूम जाता, सेम बनता बिल्कुल। कोई मसला नहीं था। लेकिन इसमें भी पता होना चाहिए ना कि किधर आपको रखना है पॉइंट। नहीं अगर टोटली रिवॉल्व करना है फिर तो स्केच कहीं पे भी रख लें, किसी एक प्लेन पे, अच्छा। राइट प्लेन पे, सही सही। तो अच्छा है। ठीक है। था वो राइट ही प्लेन। हाँ सही है, सही। ओके, मतलब अब एक्सेस पूछ रहा था, एक्सिस क्या है रिवॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिवॉल्व हो रही है तो भाई वो इसका एक्सिस भी होगा। तो फिर मैं जाके लाइन पे क्लिक किया था, लाइन पे क्लिक कर दिया। अभी भी उसको ये नहीं पता भाई मैं क्या रिवॉल्व करूँ, क्योंकि वो दोनों ही सॉलिड ऑब्जेक्ट थे। बीच वाली सेंटर लाइन का कंसेप्ट मैं बाद में बताऊँगा। तो ऑटोमेटिक इस सेंटर लाइन को सेंटर लाइन पकड़ लेता। ठीक है जी। मैंने उसको सॉलिड लाइन सेलेक्टेड काउंटोर्स यहाँ क्लिक किया, और मैंने उसको घुमा, ये बताया था कि ये है जिसको रिवॉल्व करना है। फिर वो रिवॉल्व हुआ था। ऐसे क्रॉस करते हैं तो रिवॉल्व का मकसद क्या था कि एक एक्सिस का है और किस स्केच को रिवॉल्व करना है।
अभी एक थोड़ी अलग किस्म की ज्योमेट्री बनी है यहाँ हम देख रहे हैं। तो मेनली अब हम इसके अंदर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं स्केच करना को कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पहले आ रहा था ना स्केच, हाँ ये देखें यहाँ पे स्केच का राइट क्लिक करता हूँ ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? पहले तो आ रहा था जब बिल्डिंग विल्डिंग बनाई थी हमने। वो अभी इसलिए नहीं रहा। आ रहा क्योंकि अभी इसमें रेफरेंस पॉइंट के साथ किया ना। नहीं, अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई फेस ही नहीं है। ये कर्वेचर है, ये गोल जो चीज़ होती है ना वो फेस नहीं होती। ठीक है ठीक है। गोल चीज़ पे स्केचिंग कैसे होगी? जैसे कि अगर गोल चीज़ हो हाँ तो मैं इस पर कैसे स्केच करूँगा? अगर मैं बोल रहा हूँ वो तो प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन गोल हाँ। चीज़ पे जो पेपर ही टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है हाँ तो मैं इस पर कैसे स्केच करूँ जब तक वो पेपर सीधा ना हो। इसका मकसद ये इसलिए पेपर नहीं पकड़ रहा। लेकिन फिर भी बहरहाल हमारे पास एक प्लेन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टॉप प्लेन था, टॉप प्लेन पे मैं स्केच कर सकता हूँ। स्केच मैंने क्या किया, स्केच मैंने सर्किल लिया। अच्छा, बेहतर प्रैक्टिस ये है कि अब मैं स्केच करूँगा, मुझे नहीं पता ये स्केच कहाँ दूर है, तो मैं बेहतर है कि इसको ये वाला व्यू ओरिएंटेशन दबा के टॉप व्यू क्लिक कर दूँ ताकि वो स्केच एग्जैक्टली मुझसे अलाइन हो जाए। ये आपने किस तरह स्केच किया? ये कैसे स्केच किया? स्केच को डिलीट कर देता हूँ पहले मैं, ठीक है। स्केच से बाहर आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी काम नहीं किया, हाँ, वही सही। रिवॉल्व स्क्रीन पड़ा हुआ था। बिल्कुल। रोटेट व्यू, ये यूं करके डोनट था। हाँ बिल्कुल। मैंने देखा टॉप प्लेन इसके बीच में पड़ा हुआ है, हाँ फ्रंट प्लेन में पड़ा हुआ है, राइट प्लेन साइड में पड़ा हुआ है। सही है, सही मुझे है। ऊपर से नीचे एक ड्रिल करना है, हाँ। डोनट है, मैं उसमें एक ड्रिल करना है, ठीक सही है। है। मैं फ्रंट प्लेन पकड़ा या टॉप प्लेन, ठीक है, टॉप प्लेन पकड़ लेता है, राइट क्लिक किया, स्केच किया। इसी स्केच के ऊपर आप नॉर्मल टू भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ से भी जा सकते हो। ये जो डब्बा है नॉर्मल टू कर दिया, नॉर्मली मुझे सामने दिखे ये चीज़। बिल्कुल। सर्किल पकड़ा, सर्किल का भी कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। ये सर्किल बना दिया, कोई ना कोई सर्किल का रेफरेंस दे सकते हैं आप, या अभी फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। सर्किल लिया दोबारा से, ये बता रहा है मुझे कि बिल्कुल डेटम के ऊपर आ रहा है, बता रहा है ना, ये ब्लू लाइन हाँ। जो बनी हुई आ रही है, खुद से स्निप कर रहा है। डाटा Datum- वो ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं होता कहीं। डेटम मतलब जीरो, एक्स हाँ। वाई जेड का जीरो जीरो ठीक है, जीरो, ग्राफ का 0 पॉइंट। ये एक सर्किल बना दिया। डायमेंशन अभी नहीं देते हैं, फीचर में आते हैं, एक्सट्रूड कट। तो हम अगर इसको घुमा के देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं, ये कट अभी भी कर रहा है हाँ, उस पॉइंट से जहाँ स्केच बना हुआ है। हाँ। कट कर रहा है, कट कर दिया, जहाँ तक भी आप ले जाएं मसला नहीं है। थ्रू ऑल कर देंगे तो थ्रू ऑल कट हो जाएगा, कट कर दिया। थ्रू ऑल नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा। अब देखा क्या कि कट सिर्फ एक ही साइड पर हुआ हुआ, हाँ उधर तो हुआ ही नहीं क्योंकि टॉप प्लेन इसके बिल्कुल हाँ, बीच में बिल्कुल। रखा हुआ था। हाँ तो यहाँ पे सारा भाई बता रहा है, स्केप दबाते हैं ताकि इससे ये जो मैंने रोटेट व्यू लिया था इससे बाहर आते हैं। राइट क्लिक किया, एडिट फीचर, फीचर जो मैंने दोबारा से उसी फीचर को एडिट कर रहा हूँ, वही चीज़ आ गई। थ्रू ऑल नहीं, थ्रू ऑल बोथ साइड, सही सही। बोथ साइड अब ये हाँ अब काट देगा और ये थ्रू ऑल थ्रू होल सही, कट सही। काट देगा इसके अंदर। ठीक है, ये इसने थ्रू ऑल कट काट दिया। ठीक है। तो ये छोटी मोटी हम ये चीज़ें देख रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, ऑप्शन अच्छा, क्या एक और होता है चीज़, जैसे ये डोनट बनाया है, इसकी लेंथ हम इस तरह लेंगे जो हमने शुरू में रेफरेंस पॉइंट बनाया था, बीच वाला लाइन बनाई थी, उसकी देखी जाएगी, उसके सब वो देखी जाएगी, उसकी इतनी लेंथ रखेंगे, उसके हिसाब से बनेगा डोनट। ये डोनट जो है ना इसका जो ये जो सर्किल की ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हाँ तो सर्किल कहाँ पड़ा हुआ। अब आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में ज़्यादा होगा, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया ताकि क्लियर हो जाए वो वाली बात। ये स्केच कहाँ पड़ा हुआ है, मतलब कहाँ? ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो 50 की फिगर आ रही है ना, हाँ ये मैटर करती है डोनट कितना थिक है। 100 क्या है, 100 जो थी वो इसका मीन रेडियस था। एक आउटर रेडियस होता है, एक इनर हाँ। होता है, ये अब ये मीन हाँ। रेडियस है। इस डायमेंशन को मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ अगर, तो ये मुझे अलाउ कर रहा है 3D के अंदर भी कि मैं इसको चेंज कर लूँ, और मैं इसको 1000 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है, ओके। ये कुछ सिग्नल का बटन बना हुआ आ गया, हाँ यानी कि उसने एकदम चेंज नहीं किया, उसने कहा है मॉडल के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हुई है, अब आप इस मॉडल को रीबिल्ड करवाओ ग्राफिक्स। ये सिग्नल का बटन है, हाँ
जब काफ़ी काम करेंगे तो ये आ ही रहा होगा, ये आ रहा सिग्नल का बटन होगा। हाँ ठीक है। रीबिल्ड का, रीबिल्ड किया, ठीक है, जूम आउट किया, ये देखें अब ये कितना बड़ा होगा, मीन सही, रेडियस मैंने चेंज हाँ। कर। नहीं, और जो लेंथ है उसकी वो तो उस पर डिपेंड करेगी ना, जो हमने लाइन बनाई है। वो जो सेंटर लाइन थी ना, हाँ उस पर डिपेंड करेगी ना सेंटर लाइन। लेंथ का मतलब यानी ये वाली लेंथ, जो छोटी सी लाइन थी बीच में, ये हाँ नहीं, इससे कि आप कितनी भी बड़ी बना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक एक्सेस है। अच्छा 50 ये थिकनेस मैटर कर रही है डोनट की, अच्छा सही कि है, मतलब सही ये थिकनेस मोटी हो सही है। या पतली हो, और ये 1000 मीन रेडियस चल रहा है हम्म, एक्सिस से। तो ये चीज़ हमने देखी कि अभी 3D के अंदर भी डायरेक्ट क्लिक करके हमने चेंज कर दी चीज़। ठीक है। अब मैं इसलिए ला रहा हूँ एकदम से ना, ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है। यहाँ से मैं टूल में पहले इसको सही कर लूँ ये मसला। वो ताकि स्लो ना होता रहे। ठीक है, आप 23 यूज़ कर रहे हैं तो सेम फंक्शन है इसके और उसके? हाँ वो सब कुछ ही सेम होता है, बस लाना होता है उनको हर साल, ताकि जो उनका बिजनेस चल रहा है तो नए उनके लोग खरीदते रहें, जो कंपनी खरीदती हैं बाहर मुल्क में। जैसे मॉडल थोड़ी सी अब बिल्कुल माइनर सी अपग्रेडेशन होती है, कोई एक नया फीचर निकाल दिया, ग्राफिक अच्छी कर दी, कोई बग थी तो क्लियर कर दी, बिजनेस उनको भी तो चलाना है। हाँ सही बात। अब ये नीचे चला गया ओके का बटन, तो लॉक कर, इसको मैं करता हूँ भाई, हाइट का बटन आ रहा है यहाँ कहीं, राइट। क्योंकि अच्छा ओके। अब ये मैं इससे माउस गुजार रहा था तो वो ऑरेंज हो रहा था ना, हाँ इससे स्लो हो रहा था कंप्यूटर। तो हमने छोटे मोटे ऑप्शन डिस्कस किए कि भाई एक्सट्रूड बेस क्या होता है, हाँ। रिवॉल्व बेस क्या होता है, मेन ये एक्सट्रूड कट क्या होता है। अब रिवॉल्व कट भी इसी तरीके का होता है कि अगर मैं सॉलिड बॉडी थी डिफाइन करना पड़ता है। पर इसे डिवाइड करना पड़ता है और घुमा के काटेगा। ठीक है। स्क्वायर चीज़ को भी वो घुमा के काट हाँ, सकता है, ठीक है। सर्किल चीज़ को वो घुमा के काट सकता है, ठीक बस है, सही है। ये दो मेन चीज़ें थी। इसी तरीके से जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो एक बिल्डिंग बनाई थी रोड से, न्यू करता हूँ पार्ट, थोड़ी सी थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं, रेक्टेंगल लिया है, एक इसका भी ऑप्शन देख लेते ना, वो कौन सा, जो ये रिवॉल्व कट का। हाँ वो भी दिखा देता हूँ। शूट किया है मैंने बेस को, ठीक है। 50 कर दिया, अंदाजे से अंदाजन कर रहा हूँ मैं काम, ठीक है। हाँ ठीक है। रिवॉल्व कट का ऑप्शन ना बिल्कुल भी कभी भी यूज़ होता नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो रिवॉल्व कट अंदर डाल दे, ड्रिल खुद ही हाँ। अंदर से घूमती हुई जा रही है, जिससे वो बहुत ही कम यूज़ हो रहा होता है अच्छा। नादिल फादिल किसी चीज़ में। जैसे मैंने एक टायर बना दिया, टायर के अंदर मैंने हॉलो नहीं किया था, अब दोबारा एक टायर को जब मैंने टायर बनाया था एक एक्सेस पकड़ के सर्किल बना के रिवॉल्व कर दिया था, टायर बन गया। हाँ टायर को हॉलो तो किया ही नहीं था। हाँ। अब दोबारा वहीं पे स्केच बना के छोटा सर्किल बना के रिवॉल्व कट काट रहा हूँ, तो हम्म, एयर की जगह बन गई जहाँ एयर भरी जाएगी। अच्छा, इसकी सही। मिसाल ऐसे है बस, अच्छा। ठीक है। तो ये मैं एक बिल्डिंग बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे एक सर्किल है या एक रेक्टेंगल है जो कि वो भी बाहर आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक खिड़की सी है या कोई मशीन का पार्ट है। मैं असल में छोटी मोटी इसके ऊपर चीज़ें बना रहा हूँ ताकि मैं ड्राफ्टिंग का भी दिखा दूँ। अच्छा, अगर फीचर मोड में है और अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट्स भी आ जाएंगे आपके सामने, ये वाला व्यू। बहरहाल ठीक है, सही। आप इससे भी जा सकते हैं कि भाई मुझे राइट व्यू दिखाओ, मुझे आइसोमेट्रिक दिखाओ, ये चीज़ है। यहाँ पे मैं एक सर्किल बना देता हूँ और सर्किल बना के मैं थ्रू होल कट काट देता हूँ, एक्सट्रूड कट, तो पता चल जाएगा मॉडलिंग करके होना है। फॉर एग्जांपल ये पार्ट मेरे CNC पे मैन्युफैक्चर होना है मिलिंग पे, ये चीज़ बन गई, यही चीज़ बनानी थी। फाइल में गया, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, ओके किया। ये कह रहे भाई पहले सेव कर लो, मैं कहीं पे इसको सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही, और आज की डेट डाल देता हूँ। CNC में जो प्रिंट होती है जिस उसके लिए शीट लगानी पड़ती है ना, फिर उसको होती है ना प्रिंट। नहीं, CNC मतलब हम ब्लॉक रखेंगे, CNC मिलिंग
में हम ब्लॉक अच्छा रखेंगे की बात कर रहे हैं। जी। पार्ट 6 ओके किया। ये ऐसे मुझे एक पेपर दे दिया ड्राइंग कह लें, ड्राफ्टिंग कह लें। यहाँ पे खुद से ऑटोमेटिक व्यू बोल रहा है पहला व्यू कौन सा लाना है। मैं कहता हूँ पहला व्यू भाई फ्रंट व्यू पहले आ जाए, सही है। फ्रंट व्यू आ गया। नहीं, ये किस तरह करा आपने? ये जो बस मैंने ड्राइंग खोली अच्छा सही तो ये पैलेट ऑटोमेटिक खुला हुआ था, जो कि पैलेट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये वाला पैलेट था, बंद भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। ठीक। ये आ गई ड्राइंग। हाँ इसको डिलीट कर देते हैं। आपके पास पैलेट ही नहीं आया खुदा ना खासा, आपने ये क्लिक करना है। यहाँ पे पिन करें या नहीं करें चले। फ्रंट व्यू उठा के क्लिक करके यहाँ लाया मैं, ठीक है सही। आ गया। हाँ खुद ब खुद ही माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो टॉप व्यू भी दिखा रहा है। अच्छा सही। क्लिक कर दिया, ये यहाँ लग गया। राइट पे जा रहा हूँ, राइट व्यू भी ला रहा है। लेफ्ट पे जा रहा हूँ, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। नीचे रहा है, नीचे का व्यू भी दिखा रहा है। आइसोमेट्रिक भी ले आया, नीचे से भी ले आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, स्केप दबा देता है। अब ये क्या मैं प्रिंट इसका निकाल के मिलिंग मशीन वाले ऑपरेटर को दे दूँगा, क्या वो कुछ कर लेगा इससे? कुछ भी नहीं कर कुछ सकते। फ़ायदा ही नहीं है। हाँ। तो भाई मुझे इसके ऊपर एनोटेट भी करना पड़ेगा। मैं स्मार्ट डायमेंशन लगा रहा हूँ कि भाई ये उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई 111.77 हाँ की ये लेंथ है ब्लॉक की, तो तुम उठाओगे यहाँ से यहाँ तक। दोबारा एनोटेशन में आता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, चलिए स्मार्ट डायमेंशन नहीं डायरेक्ट ले सकते हैं हम। यहाँ क्लिक किया, इस एज पे क्लिक किया, इस एज पे क्लिक किया, ये भी बता दिया मैंने, ताकि वो इस ये मल्टीप्लाई बाई ये इतना बड़ा वो ब्लॉक उठाएगा। लेकिन 3 डायमेंशन होगी ना, इतना बड़ा। सॉरी, कुछ गलत लग जाए डिलीट मार दें। स्मार्ट डायमेंशन पर है। ये ऑपरेटर क्या करेगा, लोहे का, स्टील का, वाइट स्टील का। ये क्या लिखा हुआ है 100 111 61 बाय 83 का वो एक स्टील का ब्लॉक उठाएगा। ठीक है, फिर उसको पता चलेगा कि जी इससे इस फेस से। तो ये मशीन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ना? प्रोग्राम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर CNC पे ही बने। क्या पता नॉर्मल मिलिंग मशीन पर उसने बांट रखा, अब वो कैसे मिल करेगा, सही सही। मैनुफैक्चर करेगा। हर चीज़ CNC हर जगह कंपनी में होती भी नहीं है और बहुत महंगी पड़ रही होती है। तो आप ही ड्राइंग डिफाइन करनी चाहिए ताकि चले। CNC भी है, USB में दे दिया, हाँ लेकिन कल को ये प्रिंट आपकी फाइल में लगाया जाएगा। हाँ। हज़ारों पार्ट हैं। अब वो पार्ट हमने मशीन भेज दी किसी को, हाँ अब वो ड्राइंग ने तो उसके पास कई पार्ट टूट गया कि वो कितनी क्या डायमेंशन थी हाँ, समझ उसकी, गया। वो ड्राइंग वो खोले फिर वो मैन्युफैक्चर करे। ठीक है। ड्राइंग इसलिए ज़रूरी होती है और यानी प्रॉपर इंडस्ट्री में ड्राफ्टिंग जितनी मशीन्स हैं उनकी ड्राइंग लाजमी बननी कैटलॉग में मैनुअल में है ड्राइंग ना? होती है। हाँ सही है। समझ गया। ये हमने अब डायमेंशनिंग कर रहे हैं यार, ये इससे कितनी दूर है बता रहा हूँ मैं उसको। फिर मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ ये इससे ये कितनी दूर है, ये भी बता रहा हूँ। फिर मैं उसको दोबारा एक और डायमेंशन भी दे देता हूँ, या वो यहाँ दी हुई है कि टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, टॉप व्यू में मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ कि ये डायमीटर कितना बड़ा है, ताकि वो कितना बड़ा ड्रिल करेगा। फिर मैं उसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है, ये भी दिखा रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तो एक बंदा काबिल है समझने की कि ये क्या चीज़ है, कहाँ इसका ड्रिल है, ये चीज़। अब ये चीज़ पता नहीं चल रही ये चीज़ गोल है या सर्किल है। राइट व्यू में देखा तो पता चल रहा है कि हाँ भाई ये गोल है। हाँ और अगर मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके अंदर और मैं कहता हूँ भाई इसको इसकी हिडन लाइन भी दिखाओ, वो हिडन लाइन भी दिखा रहा है। सही सही। अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्क्वायर होल नीचे जा रहा है हाँ या सर्किल नीचे जा रहा है या क्या नीचे जा रहा है। जब टॉप व्यू में देखा तो पता चल रहा है सर्किल नीचे जा रहा है। ठीक है सही इसलिए व्यू ज़रूरी है। है। ये हम प्रिंट करेंगे, उसको देंगे या ये मशीन नॉर्मल किसी भी ड्राइंग का पैलेट आ जाएगा ना, साइड ऑप्शन में जाके पैलेट। ठीक है पैलेट आएगा। सही है। ठीक है, फिर और सेक्शन व्यूज़ वगैरह भी आ जाते हैं। ये 3D में भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग प्रॉपर आनी चाहिए इंजीनियर को, ताकि वो या तो घर का नक्शा बना रहा है, सिविल की ड्राइंग है, प्लम्बिंग की कि पाइप कहाँ से गुजर रहे हैं, मशीन की ड्राइंग है तो मशीन में ये इससे कितनी दूर है। तो फिर ड्राफ्टिंग के अंदर टॉलरेंसेस वगैरह भी आती हैं कि रन आउट, ये शाफ्ट इससे, ये बोल्ट इससे कितनी दूर है। लेकिन जब मशीन वाला इतनी दूर जाएगा ड्रिल करने के लिए तो कितनी एक्यूरेसी होगी उसकी। 50 तो दूर चला गया, क्या पता 50.1 चला गया। हाँ फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस 0.01, तो 50.1 पे नहीं चले जाना, बस देख लिया 50 आ गया, 51
से थोड़ा सा कम है 50.9 पे भी ड्रिल कर दिया नहीं, ठीक है 50.001 पे जाके ही ड्रिल करें, टॉलरेंस इसको कहते हैं, टॉलरेंस भी डली हुई होगी यहाँ पे, इसको 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 कहते हैं अच्छी डायमेंशनिंग। यहाँ पे मैंने डाला, इसको बोला 27.85 पे आके इसको रोकना अपनी मशीन को, प्लस माइनस भी डाल रहा हूँ, फिर मैं करूँ 0.01। ठीक है, सही टॉलरेंस। अब वो पढ़ेगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की, ये इसके अंदर कोई चीज़ फिक्स होनी होगी आके, पता चला मैंने 27.85 27.8 पे कर दिया, वो इतनी परफेक्टली मैन्युफैक्चर थी, ऊपर से एक और चीज़ आगे लगनी थी, वो अब उसमें लगी नहीं है। तो प्लस माइनस मतलब ये थोड़ी जगह रखनी पड़ती है, इसको 28 काटेगा। उसका मतलब ये 27.84 पे जा सकता है वो, 27.86 पे जा सकता है वो, 27.89 पे भी नहीं जा सकता, इतनी एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, सही है। इसका मतलब ये टॉलरेंस इसका। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी ड्राफ्टिंग की। बाकी मॉडलिंग टेक्निक क्या थी, ये कि भाई अब देखें इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल डलती है, ये अगर हमने ऐसा बना दिया, हाँ अब ये तो एक शार्प एज है बिल्कुल, कोई पकड़ेगा उसका हाथ में ही लग जाएगा, हाथ ही कट जाएगा, अगर मिलिंग ने काटा हुआ तो उसको बकायदा हाथ पे कट लग सकता है। सही बात है। फिर हम यहाँ पे इसको देंगे भाई फिलेट, ये फिलेट फीचर होता है काफ़ी यूज़ हो रहा होता है, इसमें हम देखें 1 mm। तो अब क्लिक होके करते हैं, ये देखें इसने हल्का सा यहाँ पे बार फिलेट कर दिया। ठीक है। शैम्फर में क्या फ़र्क है, फिलेट में क्या फ़र्क है, शैम्फर करते हैं, शैम्फर एक एंगल होता है, फिलेट एक रेडियस होता है। ठीक है। शैम्फर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 mm किया, ओके ओके, शैम्फर का मतलब एग्जैक्ट एंगल नीचे गिरा रहा है, एग्जैक्ट। और फिलेट का मतलब है ये, अच्छा ये कोई बात बताता नहीं है नॉर्मली पढ़ाते हुए, बस वो बना देते। फिलेट करना मिलिंग मशीन के लिए बहुत मुश्किल है, वो कटर कैसे इतनी दफ़ा घूमेगा, इतनी दफ़ा घूमेगा, नहीं होगा। हाँ लेकिन ये शैम्फर एक ग्राइंडर पकड़ा, मैनुअल ग्राइंडर, हाँ। पार्ट बन गया है लेकिन वो हाथों में लग रहा है, ठीक है। ये एक और बना देते हैं, ग्राइंडर लिया भाई, सीधा सीधा शार्प एजेस को हमने ग्राइंड कर दिया, तो भाई वो हाथों में नहीं लगा। ये नॉर्मल सी बात है, देखिए टेबल भी बनी हुई है ना हमारे पास, इसके एंड में शैम्फर क्यों लगाया गया है, हाथ रखने में आसानी हो, पकड़ने में लगे नहीं। और फिलेट जो था वो यूँ था ना, राउंड। फिलेट ये है, प्लास्टिक में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ही राउंड है। हाँ, शैम्फर हल्का सा, सही है। ठीक है, सही है। ये बात फर्क है। तो मशीन फिलेट तो नहीं करती होगी ना? फिलेट भी कर सकती है लेकिन बहुत उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ये इसमें फिलेट्स लगे हुए हैं। ये हमारे माउस के हम ऊपर हाथ रख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, गोल है पूरा, ये फिलेट रेडियस है हर चारों तरफ से, और ये शैम्फर यहाँ पर है। लकड़ी में वो फिलेट दे देंगे तो वो कैसे, मतलब लकड़ी वाला, लकड़ी की कोई ऐसी मशीन आती है कि वो फिलेट में काटे जा रहे हैं, उसको एक परफेक्ट फिलेट बना रहे हैं, शैम्फर बनाना आसान होता है। सही बात। उसको लकड़ी को टेढ़ा करके लगाया, ऊपर से पूरा फेस हटा दिया। हाँ, अब यूँ किया, वो टेढ़ा था। लेकिन लकड़ी को यूँ करना मुश्किल है। फिलेट्स बनाना मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मशीनिंग के लिए मुश्किल है। फिलेट्स हैं, ये शैम्फर है, ये शैम्फर और फिलेट्स एंड में देते हैं और डिटेल डालने के लिए। ये होल पे भी हम ज़्यादातर आपने देखो कहीं आप बोल्ट वोल्ट डाल रहे हैं इंजन में, कहीं हाँ, इंजन में कभी आप सोचे अपने वक्त है तो यहाँ पे यार ज़्यादातर शैम्फर लगा हुआ होता है। 3 का लगा देते हैं, वही करते हैं, ओके। ये 3 का शैम्फर एक तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर। ये बोल्ट के अंदर वाली जगह बता रहे हैं ना भैया? क्या यहाँ से बोल्ट डलेगा या कुछ भी शाफ्ट भी डलनी है, अगर मैंने शैम्फर दिया हुआ है उसको जब भी वो यहाँ रखेगा थोड़ी सी साइड में भी वही शाफ्ट तो आराम से अंदर चलेगा। अच्छा। अगर नहीं होता तो बहुत एक्यूरेसी से उसको वहीं रखना और जो पड़ेगा। पीसेस में उस स्क्रू के अंदर जो वो होता है, काउंटर सिंक हाँ, कहते हैं, ताकि वो जब हाँ। बैठे टाइट हो। वो कैसे बनेगा इसका? इसका स्क्रू कैसे बनेगा, इसी का स्क्रू, अगर यहाँ हाँ। स्क्रू लगे वो भी हम देखेंगे, वो मसला नहीं है क्योंकि वो हम मॉडलिंग में दिखाते नहीं है। तो हम फीचर में जाके ना यहाँ पे ऑप्शन होते हैं काफ़ी सारे कि हम वो काउंटर सिंक स्क्रू बता देते हैं ड्राइंग में कि हाँ लगना है। स्क्रू बैठ के मॉडल कर रहे हैं, स्क्रू तो मार्केट में वही मिलेगा जो स्टैंडर्ड है, वो स्क्रू खरीदेगा, काउंटर सिंक स्क्रू लिख देते हैं यहाँ लगना है तो लग जाएगा। या इसकी मैं असेंबली भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट लगानी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक प्लेट लगानी है यहाँ पे, थोड़ा सा ख़राब है, ये एक पूरी प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, हाँ, शूट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ये प्लेट उसके ऊपर रखी हुई है। हाँ, ठीक है, सही है। और वो इधर से टाइट होनी है। अभी मैंने इसमें होल नहीं बनाया, इसमें भी अगर हमें होल बनाना हो नीचे के रेफरेंस से, स्केच किया, व्यू किए, सॉरी हिडन लाइन भी शो करवा दी, देखिए मुझे दिख रही है नीचे की वीडियो। हाँ, मैं इसको पकड़ा इसी स्केच में सर्कल, ये कहाँ से हिडन लाइन शो करवाई है? ये वाली डब्बा है ना, ये ठीक सारे है, व्यू सही है, कोड है, सही है, कुछ भी सही है, देखना हो सही है। आपको, ग्राफिक चेंज ये वो, सही है, सही है। हिडन लाइन शो कर दी। हाँ, ये वाले स्केच को मैं पकड़ सकता हूँ,
मैंने कर दिया कन्वर्ट एटर्निटी। कन्वर्ट इससे क्या हुआ? ये स्केच यहाँ बन गया ओ सही सही समझ गया। और मैंने इसमें कट दे दिया नीचे की तरफ, थ्रू ऑल कर दिया आसानी के लिए, थ्रू ऑल हो गया। वापस मैं इसको 3D इसी में देखता हूँ, ये देखिए वो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर रखा हुआ है। ये जो बीच में दिख रही है हाँ। वही काउंटर सिंक का एरिया है। ठीक है समझ अब गया। मुझे इस चीज़ को देखना होगा कैसी दिख रही है, मैं चारों तरफ से देखूंगा तो अंदर नहीं देख सकता। हम्म, अब मैं यूज़ करूँगा भाई सेक्शन, देख रहे हैं? हाँ समझ गया। अगर क्या पता वो इधर होती है उधर होती है, हाँ उसने ऑटोमेटिक ला के बीच में किया है, तो क्योंकि काम ही बीच में इत्तेफाक से हुआ था, तो ठीक देखिए है ठीक है। कि ऐसा हो रहा होगा यहाँ पे, सही सही। ये होता है। हम्म, तो ये थी जैसे मॉडलिंग टेक्निक थी, क्या हो रहा है। अब बाद में हम किसी रियल एग्जांपल पे भी काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अब जैसे 20 मिनट रह गए तो ये मैं कर देता हूँ क्लियर कि अब इस पूरे मतलब मॉड्यूल में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये तो एक पूरी दुनिया है। इंजीनियरिंग जैसे हमने पढ़ ली, आपने कहा टेजे से पढ़ा है, हाँ 46 सब्जेक्ट पढ़ लिए, हाँ लेकिन अभी भी एक छोटी सी भी मशीन नहीं बना सकता। बिल्कुल। कोई ऐसा भी मॉडल नहीं बना सकता, खिलौना भी नहीं बना सकते, छोटा सा खिलौना भी नहीं बना सकते, हम्म, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई वो कैसे इंजेक्शन मोल्डिंग से बनेगा, कैसे बनेगा, हाँ। कुछ पता ही नहीं, यानी कि एप्लीकेशन का नहीं पता। हम टूल सीख रहे हैं, टूल भी भले सीख रहे हैं, हमें एप्लीकेशन के थोड़ा सा और करीब चले जाएंगे क्योंकि टूल हमें हेल्प करता है। जैसे अगर हम प्लस माइनस सीख लें, अब जब वो कॉम्प्लिकेशन पे जाएगी मैथ्स, प्लस माइनस 100 डिवाइड बाई 22 प्लस 65, अब कर रहे हैं बैठ के, हमने एक टूल देखा कैलकुलेटर है, हाँ कैलकुलेटर उठाया, अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी होगा। हम्म, अब इस तरीके से एक्सेल है, 5 अलग अलग तरीके कैलकुलेशन हो रही हैं, 55 प्लस 65 उर्दू के मार्क्स आने हैं, 65 माइनस 20 फिर उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। एक्सेल हमने देखा टूल है। एक्सेल अगर मैं यहाँ पे अगर शायद अगर डला हुआ भी है, मैं खोल भी दूँ एक एग्जांपल देने के लिए, तब भी हमें पीछे की बैकग्राउंड नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि यार इसके उर्दू के मार्क्स हैं, हाँ उर्दू में उर्दू, इसमें उर्दू नीचे लिखने देना, फिजिक्स में इसके क्या है, मैथ्स में से क्या है, ठीक है। उर्दू में इसके टोटल मार्क्स थे 100 हाँ 100 और इसके भाई 70 थे। इसने मैथ्स में 70 में से 50 लिए, 60 लिए, 40 लिए, टोटल क्या बन रहा है, टोटल ये बन रहा है, और इससे टोटल कितना बन रहा है, ये बन रहा है। हाँ तो परसेंटेज कितनी आई, जैसे इक्वल्स टू परसेंटेज का हमें पता है, ये डिवाइड किया भाई इससे किया है तो ये परसेंटेज आ गई। हाँ ठीक इसको परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगी, 55.66% आ गई। अब ऐसी कैलकुलेशन 50 बच्चों के लिए करनी है, तो कोई ना कोई हमें सोचना पड़ेगा कि यार मैं रो कॉलम को कहाँ रखूँ, किस तरीके से रखूँ, कौन सा सेल किस से लिंक करूँ। टूल सीख लिया भाई, ये बटन है, ये इससे ये होगा, उससे ये हाँ। होगा, कंसेप्ट तो आपने खुद ही लाना है, किस हाँ। इंडस्ट्री में काम कर रहा है। बिल्कुल। बैंक में काम कर रहे हैं तो भाई उसमें इंटरेस्ट निकालने हैं इसी एक्सेल से, स्कूल में काम कर रहे हैं तो नंबर निकालने हैं, इसी तरीके से सॉलिडवर्क्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये अभी हमने नॉर्मल मॉडलिंग स्केचिंग सीखी है, तो हमें और डिटेल में अगर जाते हैं तो हम देखते हैं एडिंग्स के अंदर हमें पता चलता है कि यार इसके अंदर पूरी दुनिया है। इंजीनियरिंग जब कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिए, हम तो हर जगह CV फेंक रहे हैं, कहीं से भी जॉब मिल जाए, 15-20 हज़ार की मिल जाए, 30 हज़ार की, पहली दफ़ा लग गए। तो इंजीनियरिंग के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद बहुत बड़ी एक दुनिया बाकी है, उसमें बहुत सारी मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, HVAC आता है, हीटिंग, बिल्कुल। वेंटिलेशन, प्लम्बिंग, और बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री है वो, कंस्ट्रक्शन के साथ काम करती है कि भाई AC का पाइप कहाँ लगना है, प्लम्बिंग पाइप हाँ। कहाँ से गुजरेंगे, बिल्डिंग को ठंडा रखना है, डॉल्बिन मॉल को AC कितना चाहिए, हाँ और गर्म पानी भी आना है लाइनों में, स्टीम कहीं चाहिए, जैसे बाहर के मुल्कों में हीटिंग चाहिए तो क्या होगा, हाँ ऐसे। वो भी इंजीनियरिंग है। कहीं गाड़ियाँ बन रही हैं, या ये गाड़ियाँ बन रही तो मेटल इंडस्ट्री है, पतली पतली शीटें हैं वो उसको बोनट देखा है हमने, गाड़ी का बोनट, हाँ तो एक प्लेन शीट होती है, डाई ऊपर से आती है, प्रेस करती है, थोड़ा सा बेंड कर देती है, तो बोनट की शक्ल थोड़ी सी कर्व, या गाड़ी की रूफ है थोड़ी सी बेंड हुई हुई होती है, वो एक डाई में प्रेस होता है, आगे उसको दबाती है डाई और प्रेस होता है, पंच और डाई होती है, बीच में शीट मेटल का पार्ट रखते हैं, यही रूफ, वो आगे उसको दबाता है, वो बेंड हो जाता है, बाद में जाके इसको गाड़ी की छत पे वेल्ड कर देते हैं, टैग वेल्ड या स्पॉट वेल्ड, वो बिल्कुल ही कर रहे हैं। अलग इंडस्ट्री है HVAC से, उसका कोई ताल्लुक नहीं, प्लम्बिंग हीटिंग कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। तो हम वहाँ देख रहे हैं वहाँ पे भी, लेकिन अब इसकी जो पंच और डाई है, या वो बीच की जो प्लेट थी, रूफ, गाड़ी की छत, टोयोटा करोला की छत, वो कहीं ना कहीं मॉडल होनी थी, फिर उसकी डाई और मोल्ड बनने थे। डाई और मोल्ड का मतलब नहीं है कि बस एक ही लोहे का पार्ट हो जिसके अंदर रेडियस हो, उठा के प्रेस में लगा दिया,
वो भी काफ़ी सीरीज में होता है इतना बड़ा, उसमें 500 या 5000 टोटा करोड़ की गाड़ियों के पार्टों को बैंड करना है। अब वो डाई खुद ही ख़राब हो गई तो वो पार्ट अच्छे मटेरियल का लेंगे, लेकिन अच्छे मटेरियल का इतना बड़ा पार्ट नहीं ले सकते, सिर्फ नीचे की सरफेस उसकी मटेरियल की ले लेंगे, उसके पीछे का पार्ट माइल्ड स्टील का होगा, कार्बन स्टील का होगा, पता नहीं किस चीज़ का होगा। उसके अंदर होल्स भी देंगे ताकि प्रेस में फिट करें वो हम, हाँ डाई अलग होगी वो फिट करें हम, फिर शीट मेटल का पार्ट बीच में रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ शीट मेटल, अलग अलग इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे रहा हूँ। शीट मेटल, कोल्ड फॉर्मिंग, जैसे कि आप यूट्यूब की वीडियो में देखेंगे कभी भी ऐसे कोई भी नहीं बता रहा होगा कि भाई ये क्या है, ऐसी इंडस्ट्री क्या है, क्यों है। ये देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं हम, पतीली है, पतीली है, इसको कोई भी बर्तन है। पहले शीट सीधी थी, सीधी 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 शीट थी, कि हम देख रहे हैं इस तरीके की डाई होती हैं, ये ऊपर पंच है, नीचे डाई है, तो ये तो कहीं ना कहीं मॉडल होनी है ना, ये मॉडल होनी है, बताना है कि भाई इसमें यहाँ पे भी रेडियस है, यू में भी रेडियस है, दो तरीके के अलग अलग रेडियस है। अब मॉडलिंग टेक्निक चाहिए, मैं यूँ करके सीधा एक्सट्रूड कर दूंगा तो ये वाला तो रेडियस आएगा ही नहीं, वो तो सीधा सीधा चले जाएगा। सही बात। मॉडलिंग टेक्निक है, मॉडल नहीं बनाएंगे तो CNC इसको मैन्युफैक्चर कैसे करेगी, यहाँ पे काटेगी कैसे, हाँ तो ये बात है कॉमन सेंस। अब थोड़ा सा देख लेते कि शीट मेटल, गाड़ियों की बॉडी भी CNC में वो तो नहीं करती ना मैन्युफैक्चर, देखिए गाड़ियों के पार्ट्स करती है CNC में, CNC CNC से डाई कटती है अच्छा डाई करती है और डाई metal, फिर प्रेस सही में है, लगती है। प्रेस की समझ गया। पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रेस, कोई प्रेस की तस्वीर आ जाए ताकि डाई लगी हुई नज़र आ जाए। मैं ऐसी बस इंडस्ट्रीज का ओवरव्यू देने के लिए, ये देखें ना कोई भी प्रेस है, ये हाँ। छोटा सा पार्ट इसके ऊपर पंच लगा हुआ है, नीचे हाँ, डाई लगी हुई है, ठीक है। ये वाली खोल लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रेस है, अंदर बहुत बड़ी बड़ी शीट जैसे गाड़ी की छत हो गई, यहाँ पे प्रेस डाई होगी, यहाँ प्रेस पंच होगा, यहाँ डाई होगी। ये वाला खोल के देखते हैं, प्रेस। अच्छा, फ्रिज की हमने बॉडी देखी होगी, फ्रिज की दरवाजे हैं, फ्रिज की हाँ। साइड की बॉडी तो एल्यूमिनियम की होती है, वो भी प्रेस पे बन रही होती है। डाई ऐसी भी हो सकती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा कि उसमें कहीं एक ही वक्त में पंच भी हो रहा है, वो बेंड भी हो रही है, उसमें सुराख भी करना, एक ही दफ़ा शीट रखी, पंच भी हो गया, सुराख कहीं करना था, बेंड भी करनी थी सुराख के समेत, वो भी हो गया एक ही साथ। जैसे कि उसका रिजल्ट ऐसा आएगा, सुराख भी हुआ हुआ है और वो होल की थी बेंड भी हुई हुई है, इसका रिजल्ट ऐसा है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर की प्लेट माइल्ड स्टील की लगी हुई है, नीचे का मटेरियल अच्छे स्टील का लगा हुआ है, उसके नीचे एक और मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ बीच में हम पार्ट रखेंगे, ये साइड में पिलर भी रख चल रहे हैं ताकि एग्जैक्ट जगह पे ही पंच आए और डाई जाए, इधर उधर ना हो जाए हल्का सा भी, जब हम फिट कर रहे हो प्रेस के अंदर। तो ये सब कुछ 3D में मॉडल होता है, 3D मॉडल होता है, मशीन पे मैन्युफैक्चर होता है, मशीनिंग होती है इसमें, फिर प्रेस में जाके लगता है, फिर वो शीट मेटल, ये देखें यहाँ बीच में पार्ट रखूँगा, उसके बाद ये ऐसा करके यूँ करके बेंड मार देगा ये प्रेस, ये पंच जो है ना, तो ये शीट मेटल की इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा मशीनिंग की इंडस्ट्री देख लेते हैं हम, CNC मिलिंग, मशीनिंग, 3D मॉडल, डायरेक्टली मशीनिंग से भी कुछ पार्ट बन रहे होते हैं, जैसे कि जब वो अपनी मशीन का हो सकता है पार्ट हो कुछ ना कुछ, जैसे कि हमने देखा कि शाफ्ट वगैरह हैं, पाइप्स हैं, या ड्रिल बिट खुद से जो है वो कहाँ बनेगी। तो ये तो इसके मॉडल आ रहे हैं, 3D मशीनिंग हो रही है कहीं, देख लेते हैं। ये देखें, ये क्या बन रहा है, गियर, बड़ा अच्छी से एग्जांपल दी, स्पर गियर बन रहा है, नॉर्मल गियर मशीन पे। हाँ, नॉर्मल गियर भी नहीं है, स्पर हाँ। गियर है, यानी कि इसकी ये जो वेजेस जा रहे हैं ना गियर, ये खुद भी यूँ करके रेडियस में सीधा सीधा भी नहीं है, हाँ ये बिल्कुल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्पर गियर। ये ना प्रेस पे बन सकता है, ना शीट मेटल बन सकता है, ना HVAC ये से पहले सब कुछ इसका चालू डिज़ाइन हो गया। बनेगा सॉलिडवर्क्स पे, जी। इस पे। तब तक ये इसका मॉडल नहीं बनाना आएगा, हाँ, ठीक है। आपको ये गियर भी समझ में नहीं आएगा। जब मॉडलिंग आ जाएगी तो आप जब पहली दफ़ा गियर देखेंगे, उसकी ड्राइंग देखेंगे, आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा यार ये क्या है, कैसे मॉडल होगा, मशीन कहाँ से चलेगी, क्योंकि ये जब मशीन जहाँ से भी जाएगी ना, कंसेप्ट वही होता है कि जहाँ से आप मॉडल कर रहे होते हैं, मॉडल भी आप उसी तरीके से बनाते हैं कि जहाँ से मशीन रन हो सके। सही बात है। मशीन भी वही प्रैक्टिकलिटी ला सकती है जो आप मॉडलिंग में ला सकते हैं, मॉडलिंग टेक्निक। ये मशीन काट रही है, तो ये मशीन काफ़ी ख़ास किस्म की 5 एक्सेस CNC मिलिंग मशीन है। यहाँ पे ड्रिल भी चल रही है, ये खुद से इसकी वाइज भी रोटेटेबल है, ये रोटेट यूँ भी रोटेट हो सकती है, ये यूँ में भी रोटेट हो सकती है। तो ये पार्ट, इस तरीके का पार्ट CNC पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये कोई और किस्म का पार्ट है। तो मॉडलिंग में ये देख सकते हैं हम, ये काफ़ी किसी इंजन की फाउंडेशन वगैरह है या कुछ है, तो यहाँ पे इसमें ये होल वगैरह काट रहा है। तो इसका जब मॉडल होगा, जिसको कैड कहते हैं, तो कैड से कैम बनता है, कैम मतलब मशीन लैंग्वेज, वो हम इसके अंदर इनपुट करते हैं CNC के अंदर,
फिर इसको पता चलता है कि भाई यहाँ ड्रिल करना है, यहाँ शैम्फर देना है, इसको पूरा उड़ाना है, इसको छोड़ना है, फिर यहाँ जाके ड्रिल करना है। तो मॉडल होना ज़रूरी है। वो मॉडल ही CNC हम मशीन का काफ़ी रोल है। CNC मशीन का काफ़ी रोल है, मतलब डायरेक्टली मॉडलिंग से। सॉलिडवर्क्स के अंदर CNC का काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और दूसरा शीट मेटल की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। जैसे कि हम कंटेनर का या कंटेनर देखते हैं तो वो वेल्डमेंट्स देखें आपने, जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है स्टील की, स्टील हाँ। स्ट्रक्चर, जैसे कंटेनर हो गया, किसी बड़ी वेयर हाउस वगैरह में शीट मेटल पाइप देखें ना, लोहे की पाइप, एंगल आयरन, ये देखें हाँ, sides बनी हुई टेबल ही हैं। हो गई खाली लोहे वाली, ये वाली टेबल स्ट्रस नहीं, कहना लकड़ी चाह रहे हैं की। ना, स्ट्रस। ये चेयर हो गई, हाँ ये लोहे के पाइप हाँ। बैंड हुए हुए, हम्म, वहाँ पे भी लोहे का पाइप चल रहा है, वो बैंड हुआ हुआ है, फिर आपस में वेल्ड हुआ है। कभी कभी लोहे की सीढ़ी भी देखी होगी आपने, जा रही होती है ऊपर, वो सारा वेल्डमेंट्स का काम है। ये तो CNC पे नहीं होता ना। ये CNC पे नहीं होता, हाँ, नहीं होता। लेकिन बनता सॉलिडवर्क्स पे ही है। हाँ। ये भी एक फीचर है सॉलिडवर्क्स का, इसका भी एक कोर्स अवेलेबल है शीट मेटल का, इसकी एक अलग दुनिया है। ये देखें एंगल आयरन आई चैनल ऊपर लगाई हुई है इसने, ये आई चैनल, ये आई चैनल, नीचे ट्यूब लगाई हुई है, ये एक और सपोर्ट ट्यूब लगाई हुई है, आपस में फिर इसको वेल्ड भी होना है, तो इसका भी मॉडल बनाना ज़रूरी है। सही से। क्योंकि मॉडल कभी कभी ऐसा होता है कि भाई, क्योंकि जब मॉडल बनाएंगे तो ड्राफ्टिंग में वो ऑटोमेटिक मुझे इसकी लेंथ बता देगा कि यार आपको 6 फीट एंगल आयरन चाहिए, जाके ख़रीद लें, 10 फीट ट्यूब चाहिए, टोटल बता रहा है। ड्राफ्टिंग में तो अब मैं नाप रहा हूँ, अब पता चला ले आया, तो पता चला ये जॉइंट करते वो पीछे रह गया। हाँ। वो काफ़ी अच्छे इसमें जॉइंट हो जाते हैं, क्रॉस में जॉइंट देना है, यूँ करके जॉइंट देना है, यूँ करके जॉइंट देना है, जॉइंट भी हो जाते हैं, वेल्डिंग सिंबल आ जाते हैं, ये हम देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमें नॉर्मल लाइफ में तो दिखती पीछे हैं। वाली डायग्राम दी वैसे, इस पे जो ये सबसे देखिए सीढ़ियाँ, हाँ, ऐसी मॉडल, ये जो चीज़ें ये सारा शीट मेटल का काम है, वेल्डमेंट इस पे बनाने के लिए पहले फ्रंट व्यू पे देख क्या बेहतर लगेगा। ये थोड़ा अलग तरीके से मॉडलिंग हो रही है। यहाँ पे हम अच्छा। करते हैं लाइन लाइन लाइन, फिर लाइन लाइन लाइन, फिर हम उसको बताते हैं कि ये लाइन जो है ना, ये एक ट्यूब है, वो ट्यूब डायरेक्टली फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा होता है। सही सही। इस तरीके से होता है, इसकी मॉडलिंग अलग तरीके से, यानी कि हम पकड़ के पूरा हम्म, सर्किल यूँ पर जा रहा है, एक्सट्रूड, फिर सर्किल एक्सट्रूड, इसमें एक्सट्रूड भी नहीं है, कट भी नहीं है, डायरेक्टली वेल्डमेंट फीचर्स हैं। तो इसका एक मेरे ख्याल से इन्होंने एक अलग कोर्स बनाया हुआ है। तो मैं बस इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप, ये डिपेंड करता है किस जॉब में जाके चले जाएँ। लेकिन जब सॉलिडवर्क्स का टूल आ जाएगा पूरा, हाँ। तो जब आप वहाँ जाके बैठेंगे इंटरव्यू में, हम्म, वो पूछेगा सॉलिडवर्क्स आता है, वो कहेंगे आप आते हैं ज़रा चला के दिखा दो, ये मॉडल बना दो, टैक्स अक्सर जगहों पर ले रहे होते हैं, हाँ, कुछ ऐसे। पता ही नहीं चल रहा भाई लाइन कहाँ है, अबे यार वो कहाँ थी, हाँ। वो अब 10 बंदे बैठे हुए, कलेक्शन ही नहीं, जॉब गया। हम्म, तो ये होता है, अब आपने यूट्यूब की वीडियो फॉलो करें या कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो बन ही नहीं रही, क्योंकि ना तो शॉर्टकट्स पता है, ना तो कभी किसी टीचर के हाँ, सामने बनाते हुए कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। आई होती तो पूछा होता। तो ये एक फ़ायदा है मतलब कोर्स करने का। अच्छा, वो नॉर्मल तो वेल्डमेंट दिखा रहा था, हम क्या होता है उसमें, ये लाइन खींची, लाइन नॉर्मली लाइन एक बना दी। सारे वर्क एडिंग हम जा करें, एडिंग का मतलब क्या है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रियों के बारे में बात कर रहा है। अच्छा। अब देखें प्लास्टिक की इंडस्ट्री भी होती है, प्लास्टिक, ये जो हम बोतल देखते हैं इसमें पानी पीते हैं, नेस्ले की, एक्वाफिना की, इसमें पानी पी रहे हैं, ये भाई बनी कैसे होगी। इंजीनियर काम है कि थोड़ा सा सोचे, क्यूरियस अपना दिमाग लगाए कि भाई यार ये कैसे मैन्युफैक्चर हो गई, आप सोचिए कैसे हुई। पहले इसका लास्ट में मॉडल बना हुआ, अच्छा, मतलब फिर डाई बनाई होगी ना। कैसे कैसे मतलब हुआ कैसा होगा, जैसे नेस्ले की बोतल है हाँ। 1 लीटर वाली, हाँ। हमने, अब हम क्या करेंगे, मतलब प्लास्टिक से कैसे बनाएंगे, थोड़ा बहुत आइडिया है, क्या करें। भाई पहले तो उसकी मॉडलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद उसकी डाई बना देंगे। डाई कैसी होगी वो, डाई, की शक्ल मतलब किस तरीके होगी, थोड़ा सा। भाई डाई उसकी ऐसी होगी, ऐसे बीच में उसकी यूँ राउंड होगा शेप, अच्छा, ठीक है ना, और ऊपर बीच में पंच होगा ना, ऊपर से दूसरी डाई भी राउंड होगी। हाँ, अच्छा शीट मेटल क्या बिल्कुल अंदाज़ा, ये वाली डाई जो है ना प्लास्टिक की, हाँ। इसमें जो डाई का वर्ड है, हाँ। डाई और मोल्ड, इसमें ज़्यादा डाई का ही वर्ड होता है, मोल्ड का नहीं होता। तो डाई इधर बिल्कुल अलग तरीके की होती है, इसका कोई ताल्लुक पंच और डाई से नहीं है कि वो दबा रहा है और मोड़ रहा है। प्लास्टिक बैंड नहीं होता, तो प्लास्टिक के अंदर पहले इलास्टिसिटी है, हाँ। बैंड होगा वापस वहीं आ जाएगा, और ज़्यादा बैंड होगा तो वैसे ही टूट जाएगा। तो ये पिघला हुआ प्लास्टिक मैं ये बनी बनाई डाई हाँ। में डालते हैं। हाँ। अब मोल्डिंग ये डिपेंड करता है कि भाई स्टूडेंट कौन सी इंडस्ट्री में बैठा है, तो अपने वैसे ही रिलेशन सवाल पूछेगा, मैं तो थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, लोग भी शायद
ऑनलाइन नहीं है। करते हैं, पिघला हुआ डालते हैं ना मेटल। अच्छा, ये एक लिंक बंद हो गया सर, सीन रिकॉर्डिंग भी हो रही। उनसे बताइएगा थोड़ा सा यार जाके कि वो ना ऑनलाइन कर दें उसको। क्या दोबारा ज्वाइन हाँ, कोई ज्वाइन करना चाह रहा था। अरे हाँ बोले। अच्छा, तो खैर मैं बता रहा था कि थोड़ा सा पता नहीं वो कब से मीटिंग बंद है, अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है वो ले लेंगे बाद में। डाइज उसकी ना प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की बॉटल टाइप, ये देखें ऐसे होता है। लोहा है, ये भी लोहा है, हाँ पूरा ही मेटल का। ये इसके ऊपर बंद हो जाता है। हाँ, यानी मैं सही बता रहा था, दो डाई के बीच में डलते हैं ना। हाँ। मगर ये पिघला हुआ लोहा डाल देंगे ना, वो हाँ। सॉरी पिघला प्लास्टिक डाल देंगे हाँ। तो वो तो हर जगह पे ही भर जाएगा, और तो सॉलिड बॉटल बन जाएगी। हाँ ये बात भी है। सही है। हाँ तो ये बनती है ब्लो मोल्डिंग से। एक छोटा सा ड्रॉप प्लास्टिक का आता है हाँ। और उसमें एकदम से हवा आती है बहुत सारी, अच्छा तो वो बबल चारों तरफ दीवारों पर चिपक जाता है। अच्छा, सही सही। यूँ करके ब्लो कर हाँ। देते हैं, उसमें ब्लो मोल्डिंग, वो फट के एकदम से हर तरफ चिपक जाता है हाँ। प्लास्टिक, बीच में खाली जगह रह जाती है। अच्छा तो सही ये सही। ऐसा होता है, ठीक है। और हम बॉटल को उल्टा करेंगे तो देखिएगा उसमें नीचे एक छोटा सा सुराख इंजेक्शन टाइप का एक वो होता है, चुभ रहा होगा आपको। बॉटल उल्टी करेंगे, वो पॉइंट होता है जहाँ से ब्लो मोल्डिंग हुई है, ब्लो किया गया है। यहाँ पे भी डाई में हम हाँ, देख रहे लास्ट हैं यहाँ में से। भी। अब वो काम वो चीज़ में वो ऑनलाइन वगैरह से शायद वो मीटिंग ओवर हो गई क्योंकि प्रीमियम नहीं, हाँ वो लेफ्ट हो गए थे बस। खुद ही लेफ्ट कर हाँ, दिया। इनवाइस कर दे। अच्छा, मैं बस एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपसे ना, जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर सकते। सही, ठीक है। कहाँ गई? तो इसका कोई और भी प्रोसेस होता होगा, क्योंकि हर कंपनी जो है डाई अफोर्ड नहीं कर सकती। ये डाई एक दफ़ा बनती है, फिर इससे हज़ारों बोतलें बनती हैं, अच्छा ऐसा होता है। लाखों में बोतलें बनती हैं इससे। ये डाई से एक्सपेंसिव होती है। अब डाई के ऊपर जो मॉडल बनाया गया है, अब डाई कैसे बनी, डाई मॉडल होगी, फिर कैम बनेगा। कैम मतलब मशीनिंग, मशीनिंग आके इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे काटेगी, मिलिंग कटर से काट देगी, डाई बन गई, डाई परफेक्ट बन गई। डाई ही परफेक्ट बनेगी तो बोतल सही बनेगी। सही सही। ये देख रहे हैं ना, ये सब लोहे की हैं। तो ये कट वट किसने लगाया? मशीन ने, मिलिंग मशीन ने। बिल्कुल। मिलिंग मशीन ने कट कैसे लगाया? क्योंकि मॉडल था, तो मॉडलिंग तो आनी चाहिए पहले। हर जगह मॉडलिंग यूज हो रही है। तो इनके R&D डिपार्टमेंट में मॉडल होगा, फिर आपने मशीनिंग सीखी होगी। वाली मॉडलिंग। हाँ, ये सब मतलब मॉडलिंग टेक्निक्स है ना। अच्छा। तो वो देख लिया आपने, एक प्लास्टिक की फैक्ट्री अलग हो गई, हाँ। इंजेक्शन मोल्डिंग। शीट मेटल की अलग हो गई, वेल्ड ऑटोमोटिव के लिए। ऑटोमोटिव यानी शीट मेटल हाँ। अलग हो गई, वेल्डमेंट यानी कि जो ब्रिजेस, सीढ़ियाँ, हाँ। स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं। और एक वो अलग हो गई। HVAC की भी अलग हुई, इसमें वो पाइप्स वगैरह बनते होंगे। वो पाइप वगैरह HVAC की मैं मिसाल दी थी, उसमें वो वैसे ज़्यादा सॉलिड वर्क्स में नहीं आते वो लोग, उनके अलग सॉफ्टवेयर, उनको मॉडलिंग नहीं करनी होती। बस सिविल वगैरह की मॉडलिंग जो घर वर बनते हैं वो अलग सॉफ्टवेयर। वेंटिलेशन पाइप्स, वेंटिलेशन सिस्टम की मॉडलिंग नहीं होती। वो बस एरिया दिखा देते हैं यहाँ से गुजर रहा है, और अगर फिर भी और डिटेल में दिखाना है तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर होता है रैबिट, सही सही। बस में दिखाते हैं। तो खैर सर, ये साहब के सामने आ गए एडिन वगैरह जो है, उसमें और भी इन्होंने चीज़ें बेची हुई हैं जिससे शायद वो मार्केट यूज़ करती नहीं है, जैसे कि सर्किट वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इन्होंने फीचर दिया हुआ है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कहीं सर्वर यूज़ नहीं होता, बस उन्होंने दे दिया, कोई करना चाहे तो कर ले सकता है, कर रहा हो। ये रेंडरिंग चीज़ें हैं, स्कैन तो 3D। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि हम मार्केट में गए, यार ये मुझे इसकी डाई बनवानी है, ये मुझे इसका मॉडल बनाना है, ये प्लास्टिक का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो स्कैनर लेके स्कैन करेगा, CMM कहते हैं उसको, वो उसका टूटा फूटा मॉडल दे देगा, फिर वो मॉडल मैं यहाँ पे लाऊंगा, स्कैन टू 3D, तो उससे 3D बन जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग में ऐसा कहते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पेप्सी की कंपनी में जाली कंपनी बना रहा हूँ, मुझे उसकी डाई छापनी ताकि मैं भी बोतलें बना लूँ। अच्छा ऐसे करता है। ऐसा भी होता है। अच्छा।
ज़रूरी है छापना, मतलब कुछ भी जैसे स्पेस स्पेस को स्कैन स्कैन कर लिया मैंने करेंगे तो उसका वो टूटा आ फूटा गया। सा मॉडल हाँ, आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं मॉडलिंग कर लूँगा। अच्छा। तो ये भी एक चीज़ है। सिमुलेशन तो खैर FEA वगैरह है, उस पर नहीं जा रहे। राउटिंग है, जैसे केबल्स वगैरह गुजर रही होती हैं, हज़ारों केबल्स हाँ। वो हैं, वो भी इसमें होता है। मोशन दिखाना, पिस्टन चल रहा है, ये तो क्रैंकशाफ्ट। असेंबली वाला पार्ट है। हाँ, ये असेंबली के बाद ही आएगा। ये कैम आ गया, वही जो मशीनिंग वगैरह बता रहा हूँ मैं। इन सब के पीछे बेस यही है कि स्केचिंग प्रॉपर हो, मॉडलिंग प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, फिर प्रॉपर ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। फिर बाद में आगे एडवांस फीचर्स हैं, ऑटोमेशन के लिए होते हैं, कोई ये यूज़ करता है, कोई और सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ तक हमारा काम ज़्यादातर होता नहीं है इंडस्ट्री में, ठीक है। एक और फीचर यहाँ पे शायद आ नहीं रहा है, वेल्डमेंट्स और शीट मेटल। टूल बार में शीट मेटल यहाँ पे आ गया, टैब लगा शीट मेटल, टैब बंद कर दिया। वेल्डमेंट्स, सॉरी, टैब्स, वेल्डमेंट्स दिख रहे हैं। शीट मेटल, वेल्डमेंट्स। शीट मेटल में भाई क्या था, वेल्डमेंट में क्या था कि भाई स्ट्रक्चरल मेंबर लेना है, क्योंकि दुनिया में स्टैंडर्ड आते हैं, आई चैनल, आई बीम वगैरह, ये सब। एंगल आयरन लगाना है मुझे सीढ़ियाँ बना रहा हूँ मैं। डायरेक्ट एंगल आयरन आ गया, स्टैंडर्डाइज होता है, 2x1 का, 1x2 का, अच्छा, 1x का। सही। इसलिए पूरा का पूरा बैठ के मॉडल नहीं बना रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक कितना रेडियस है, क्या कितनी अच्छा। थिकनेस है, तो इस तरीके से पूरी यूज करके हम सीढ़ियाँ ये वो चीज़ें बनाते हैं, जो एक स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा था। तो ये एक अलग ही इंडस्ट्री शेप इसकी। तो सबके पीछे ज़्यादातर में मैंने देखा है सॉलिडवर्क्स यूज़ हो रहा होता है, तो यानी कि काफ़ी तो अच्छा है हम कहाँ सीखने तक वगैरह जाएंगे के लिए। कोर्स में? अब हम कहाँ तक जाएंगे, हम लोगों का इन्होंने नहीं बताया, आपने कौन सा कोर्स किया मुझे नहीं पता। बेसिकली है तो वो 8 क्लासेज हैं सैटरडे को, हाँ। 4 से 6 बजे तक, जैसे ये क्लास हो गई। 8 क्लासेज हैं, और उसमें कहाँ तक जाएंगे ये मेरे पास अपना लिखा हुआ था, क्योंकि मैं वैसे भी पढ़ाता हूँ। आपने और पढ़ा था सॉलिडवर्क्स? हाँ, मतलब मैं रजिस्टर भी हूँ, ऑटोकैड एक्सपर्ट है वहाँ पर भी हूँ वहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम है वहाँ कंप्यूटर नहीं होता, फिर मैं ऑनलाइन भी अच्छा, पढ़ाता हूँ। ऑटोकैड एक्सपर्ट नीपा पे? हाँ, अच्छा, तो वहाँ क्या, वहाँ सॉलिडवर्क्स तो नहीं? वहाँ है। मैंने पूछा नहीं है वहाँ। वो इसलिए मना करता होगा क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझसे पूछा होगा फिर उन्होंने। अच्छा, हाँ, सही मैंने सही। मना कर दिया होगा, क्योंकि उनकी वीकडेज में क्लास होती है। आप प्राइवेट भी पढ़ाते हैं? मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा था, किसी और के पास लैपटॉप है तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही पढ़ ले। अच्छा। ये देखिए, इंट्रोडक्शन सॉलिडवर्क्स हो गया, जैसे ये आज हो रहा था। नेविगेशन, यूज़र इंटरफेस, मेन्यू, टूल बार कहाँ है, 2 मिनट में पता चल जाता है। क्रिएटिंग एंड सेविंग अ न्यू प्रोजेक्ट हमने देख लिया। बेसिक स्केचिंग 2 क्लास, लेकिन ये अभी भी डिटेल में नहीं गई क्योंकि आपने खुद किया ही नहीं। मतलब मैं कोई ड्राइंग दूँ फिर आप बनाएं। हमने देखा क्रिएटिंग लाइंस, सर्किल, आर्क। आर्क अभी नहीं देखा, आधा सर्किल को आर्क कहते हैं, यानी कि हमने फ्लिट लगाया था वो आर्क थी। रेक्टेंगल देख लिए, पॉलीगन्स, मतलब रेक्टेंगल से थोड़े से ज़्यादा, अगर हेक्सागोन वगैरह जो होता है, मल्टीपल साइड्स पॉलीगन। अप्लाइंग कंस्ट्रेंट टू स्ट्रेचेस, कंस्ट्रेंट में लगा रहा था हॉरिजॉन्टल अलाइंड हो जाए, वर्टिकल रहे, डायमेंशन कितनी हो, कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती इंजीनियरिंग के टर्म में। आ गया, फिर आप आगे जाएंगे एडवांस स्केचिंग में, यूजिंग डायमेंशन रिलेशन टू फुली डिफाइंड स्केचेस। ये भी मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देना था। जब आप एक एग्जांपल पकड़ेंगे, एग्जांपल सॉलिडवर्क्स, प्रैक्टिस सॉलिडवर्क्स, ऐसे कोई एग्जांपल देखेंगे जो मैं आपको दूंगा, कोई आसान ढूंढ के। ये ड्राइंग है, ड्राइंग को आप देखेंगे, मॉडल बनाएंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल है। जैसे ये वाली हो गई, ये वाली शायद बना लें, तो यार ड्राइंग देखेंगे, पढ़ते 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 ये मॉडल बना लें। अच्छा, सही तो सही। आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, आपको एडवांस स्केचिंग क्लास हो गई, ठीक है, घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर 3D मॉडलिंग आ गई, थोड़ी सी और मुश्किल। फिलेट्स, हाँ। होल दिए, शेप दी, ये दोनों एक साथ ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी शेम्फर्स, होल, फिलेट्स में अभी नहीं दिख रहे मुझे। ये एक छोटा सा फिलेट दिख रहा है यहाँ पे, ये आपने दे दिए। पार्ट डिजाइनिंग, क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट यूजिंग मल्टी बॉडी, 2 बॉडीज आ गए। अब पार्ट डिज़ाइन देना है, पहले तो हमने एक कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे थे, अब हम पार्ट डिज़ाइन। पार्ट का मतलब होता है ये पूरा एक माउस एक पार्ट है कंप्यूटर का, जैसे 2-3 पार्ट एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट सेव करवाए, फिर इसकी असेंबली करी हमने। अच्छा, इसमें अगर हम ये फ्लैंज अलग ले लें, ये पाइप अलग ले लें, तो एक पार्ट बन गया, ठीक है।
वर्किंग विद कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बताऊँगा क्या होता है, 2-3 कसेंगे कॉन्फ़िगरेशन टाइप कर सकता है। इंट्रोडक्शन टू शीट मेटल, अच्छा सही सही। इसमें अभी और भी साइंस है, ये नहीं कि बस वो डाई बेंड हो गई ख़त्म। क्योंकि जब वो डाई बेंड होती है ना, लोहा जब भी बेंड होता है तो उसमें पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं, जब वो बेंड होता है ना तो उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाती है, नहीं नहीं पढ़ा। हल्की थिकनेस रिड्यूस होती है। हाँ अब अगर मैं बेंड मॉडल बना तो लिया परफेक्ट, अब मुझे ये भी तो बताना है कि भाई शीट कितनी बड़ी खरीदो पीछे से। शीट का साइज़, मैंने इसको सीधा किया, शीट का साइज़ कुछ और था, गलत शीट आ गई। क्योंकि जब वो ये बेंड होती है ना, थिकनेस कम होती है, कम हो गई। कम होती है, तो इससे के फैक्टर अप्लाई होता है पूरी इंजीनियरिंग में। इसलिए शीट मेटल के इन्होंने पूरा एक अलग डोमेन दिया हुआ उसके है। लिए शीट बड़ी, शीट्स का साइज बड़ा लेंगे। शीट एग्जैक्ट लेनी पड़ेंगी, हज़ारों शीट मेटल के पार्ट लग रहे हैं गाड़ी में, तो शीट की किस साइज़ की आनी चाहिए पहली बात। और शीट में पहले ड्रिल होते हैं, फिर वो बेंड होती है, हाँ और वो लंबी शीट बेंड हो गई, अब वो होल होल के सामने आएगी। क्योंकि जब वो बेंड होती है तो उसमें हल्की सी रिडक्शन होती है शीट्स, तो वो बहुत साइंस है, अच्छी साइंस है। वो शीट मेटल का इंट्रोडक्शन इसलिए देना ज़रूरी है, यानी कि वैसे बस सिंपल नहीं कि बस पंच बना दिया मॉडलिंग करके टाई भी बना दी, ऐसे ही करेंगे। वो पंच कर दिया शीट मेटल प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं है। शीट मेटल के बॉक्सेस जो होते हैं ना, वो आराम से नहीं बन रहे होते, बस में कैलकुलेशन भी होती है, फैब्रिकेशन। ये देखिए शीट मेटल का बॉक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स, यूँ भी बेंड हुआ, यूँ बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर यहाँ से भी बेंड हुआ, फिर यहाँ वेल्ड कर देंगे, सीधे बेंड हो गया, इसका ढकना भी है। ये जो पंचेज है ड्रिल हुए हुए हैं, जो भी कटा हुआ है, ये पंच हुआ है, मतलब बेसिकली ये पहले पंच हुआ है फिर मुड़ा है। अब अगर बड़ी शीट को पंच करके मार देते तो ये तो बॉक्स की हाइट ही ज़्यादा हो जाती है। हाँ सही बात है। कुछ का कुछ ही हो जाता है। इसीलिए शीट मेटल एक पूरा का पूरा वो है साइंस, और उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल शीट मेटल, वो कैलकुलेशन करके बता रहा होता है कि डिडक्शन कितनी होनी है। इंट्रोडक्शन शीट मेटल, असेंबली डिज़ाइन, बिल्डिंग असेंबली बाय इंसर्टिंग एंड मेटिंग पार्ट्स। अब मेटिंग एक तो होती है ना भाई, ये मॉडल है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, लाके इसके ऊपर रख दिया। हाँ लेकिन मैकेनिकल मीटिंग क्या होती है, ये पार्ट है, इसके ऊपर आके रखते दिया, लेकिन ये इतना घूम सके, आगे पीछे ना जा सके, इधर उधर ना जा सके, मगर इसके अंदर रोटेट कर सकता है। एक्सेल है, व्हील लगाया है इसके ऊपर, व्हील घूम सकता है लेकिन आगे पीछे इधर उधर नहीं जा सकता। वो है एडवांस मेटिंग, वो हम देखेंगे। ठीक है, एडवांस असेंबलीज होती हैं, ये किसके पैरेलल है, ये दीवार और दीवार के पैरेलल है। एक्सप्लोरेड व्यू कैसे शो करना है, असेंबली में तो सब कुछ अंदर चला गया, खोल के दिखाना है इंजन को, ये सब। फिर जनरेटिंग डिटेल्ड 2D 3D एडिंग डायमेंशन नोटेशन, जो मैं भी करके दिखा रहा था कि आप इसको ड्राइंग तो बनाओ। ठीक बिल ऑफ मटेरियल भी बनता है, साइड में एक लिस्ट होगी क्वांटिटी की, भाई इसमें इतने बोल्ट लग रहे हैं, इतनी ये वाले पार्ट इतने खरीदने हैं, 2 शाफ्टें लग रही हैं तो लिखे हैं तो 2 शाफ्ट लिख रही हैं, ताकि वो बिल ऑफ मटेरियल वाला बंदा ऑर्डर भी तो कर सके इतना मटेरियल है। हाँ सही बात। फिर आई आती सरफेस मॉडलिंग, ये अलग पार्ट है, ये एडवांस में चलाता है। इसकी ज़्यादातर मार्केट प्लास्टिक्स में ही होती है, अच्छा माउस बन रहा है, ये वो चिलाई, ये सरफेस से बनती है। आप ये सरफेस नॉर्मल 3D मॉडलिंग से नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे सीधा एक्सट्रूड हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे सीधा कट जाएगा। हाँ यूँ मुस्तकिल 3D मॉडलिंग घूमे जा रहा है, सरफेसिंग कहते हैं इसको। तो ये बहुत फिजूल सा दिमाग लगाने वाला काम होता है, वहाँ स्केच बन रहा है, फिर वहाँ स्केच बन रहा है, फिर वो प्लेन जा रहा है, फिर वो उससे कट रहा है, बहुत सारी दफ़ा में जाके माउस की कर्वेचर सामने आ रही है। इसका सही बात। प्लास्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर से यूज़ होता है सरफेस मॉडलिंग, बाकी कहीं भी यूज़ होता है। ये अलग कोर्स है मतलब इनका। अच्छा सही सही। तो एडवांस असेंबलीज आ जाती हैं, ये जैसे सारी इंजन वगैरह हो गए, एक चीज़ घूम रही है, तो जो कनेक्टेड चीज़ है वो भी घूम रही है, मगर इससे घूमने की वजह से वो चीज़ भी घूम रही है, कैमशाफ्ट भी घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट भी घूमने की वजह से एडवांस हो रहा है। या ये चीज़ घूम रही है, पिवट एंड पिवन वो कहता है पिनियन एंड करके कोई कनेक्शन है ना मैकेनिकल का, ये चीज़ घूम रही है तो ये चीज़ आगे आ रही है, पीछे जा रही है, क्या नाम दिया जाए, पिवट करके, पिनियन ही कहते हैं इसको, पिनियन गियर बॉक्स। हाँ, एक चीज़ घूम रही है, एक चीज़ घूम रही है तो एक चीज़ आगे जा रही है, ये कंसेप्ट है। फिर ये और एडवांस है, सिमुलेशन करनी किसी चीज़ की, FEA पढ़ा है FEA एनसिस ना। पेंसिल में भी होता है, इसमें भी होता है। हाँ लोड अप्लाई कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, भाई
टूटेगा नहीं टूटेगा, अच्छा है। इसका जनरेट हो रहा है। इसके अंदर जो है जो इंटरमीडिएट तक कोर्स है वो इनफ है, एडवांस भी करना पहले तो आप इंटरमीडिएट की करें, वो घर की पता चल जाएगा कि भाई आपको स्टॉक पैदा हो रहा है, करना भी आ रहा है नहीं आ रहा, ये फ़ायदा है। बेसिक टू इंटरमीडिएट में बनाया हुआ है 2 मंथ, एडवांस मॉडलिंग बनाया हुआ है। ये मॉडलिंग अगर आपको नहीं करनी सॉरी मॉडलिंग करना तो हाँ ये तो करनी होगी। ये है सरफेस मॉडलिंग, सरफेस का आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। आप वेल्डमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, शीट मेटल के अंदर है, अंदर में तो कुछ लेना देना ही नहीं। तो ये वाला कोर्स नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक है। हमारा खाली एडवांस इंटरमीडिएट के बाद एडवांस ही करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो ही जाएंगी। एडवांस करूँगा नहीं ये तो आपके ऊपर है, आप क्या खरीदेंगे। 2 मंथ का इन्होंने बनाया हुआ है, सैटरडे को क्लास है 4 to 6। हाँ, अभी तो मैंने बेसिक लिया है लेकिन उन्होंने मेरे उसके अंदर एडवांस भी डाला है, तो दोनों करूँगा। डाला है मतलब नहीं मतलब मैंने ये बोलता कि पहले मैं बेसिक का सर्टिफिकेट ले लूँ फिर एडवांस का ले लूँ, उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मतलब बेसिक का ले लो, मतलब सबके अलग कोर्स के सर्टिफिकेट होंगे ना, तो 2 मिल जाएंगे मुझे सर्टिफिकेट। 2 लेंगे। हाँ, मतलब आपने फीस एडवांस की दे दी है? बेसिक की दी थी, सही एडवांस की 2 महीने बाद दूँगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा आपके ऊपर के कैसा जा रहा है प्रोग्रेस वगैरह, हाँ। कैसा जा रहा है। तो यहाँ पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है, वहाँ पे अपना सॉलिड वर्क आते रहें, उसमें देख देख के ये भी हो सकता है। आप ही रहा है कहाँ पर है? मैं आ रहा हूँ अलीगंज चेक पोस्ट 6।